हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जून मंथ के आईआर के सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे जनरल पब्लिक में भी जियो पॉलिटिक्स और आईआर को लेके एंथुजियाज्म बढ़ता जा रहा है और यही ट्रेंड हम यूपीएससी में भी रिफ्लेक्ट होते देख रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2023 उठाएंगे तो उसमें आईआर के बहुत ही सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं। उसी तरह से आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आईआर और ज्यादा एनालिटिकल होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आप जानते हैं कितना वाइडली मीडिया हाउसेस द्वारा कवर किया गया यूएस विजिट ऑफ पीएम मोदी। तो इंडो यूएस रिलेशन का हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिजिटल ट्रेड हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देखेंगे कि कैसे सेंट्रल एशिया को लेके अगर क्वेश्चन बहुत ही वाइड रेंजिंग आता है कि सेंट्रल एशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरेना या स्फीयर बन चुकी है या लोकेशन बन चुकी है हर एक कंट्री के लिए, और हर कोई वहां पे अपना लेवराज बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या यूएस हो। तो सेंट्रल एशिया ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और इंटरव्यू के भी पर्सपेक्टिव से। हेंस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो शायद आपको ट्रबल कर सकती हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर you watch this video. So in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. This is a humble request. अगर आप इससे बेनिफिट कर रहे हैं तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स या जो भी आपको लगता है कि इन वीडियो से बेनिफिट कर सकता है उनसे प्लीज शेयर कीजिए। दिस वुड ऑफ कोर्स एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोस। इस तरह की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे भी एनकरेज करेगा एंड इट वुड रियली बी अ फेवर टू। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो पहला टॉपिक है इंडिया यूएस रिलेशंस। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने विजिट किया था यूएस को। एक 3 डे स्टेट विजिट थी जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डील्स और पार्टनरशिप्स को साइन किया गया। देखिए, ये 31st विजिट थी एक इंडियन पीएम की टू द यूएस, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये एक भारतीय हेड ऑफ द स्टेट की 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट थी, यानी कि आज से पहले पीएम मोदी 5 बार पहले जा चुके हैं यूएस। ठीक है, तो आप समझते होंगे वो भी एक स्टेट विजिट थी। वो एक स्टेट विजिट नहीं थी, इट वॉजंट एन ऑफिशियल स्टेट विजिट। दिस वॉज पीएम मोदीज फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट और इंडिया के केस में दिस वॉज द 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे एक एरर है विजन आईएएस की मैगजीन में, आई विल टेल यू। पर पहली बात तो स्टेट विजिट क्या होता है। स्टेट विजिट आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट रैंक्ड कैटेगरी है फॉरेन विजिट की जो आप यूएस में कर सकते हैं। अगर एक विजिट को स्टेट विजिट कहलाना है तो उसमें बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट को एक फॉर्मल इनविटेशन आना चाहिए यूएस के हेड ऑफ द स्टेट यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट के थ्रू। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनवाइट किया पीएम मोदी को फॉर्मली, जिसके रिप्लाई में या रिस्पॉन्स में बेसिकली पीएम मोदी मेड अ विजिट टू द यूएस। सो दिस वाज अ स्टेट विजिट। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा है ये 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट थी, तो इससे पहले 2 बार 2 स्टेट विजिट्स हो चुकी हैं भारत की तरफ से। पहली थी 1963 में। दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट 1969, इट हैज टू बी 1963। जून 1963 में बेसिकली एस राधाकृष्णन जी गए थे। इट वॉज अ स्टेट विजिट। और फिर उसके बाद 2009 में जो पीएम मनमोहन सिंह जी गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट विजिट क्या होती है। और आप अगर बहुत क्यूरियस एक कैंडिडेट हैं या बहुत ज्यादा जनरली अवेयर रहते हैं तो आपको पता है कि कैसे न्यूज हाउसेस ने स्टेट डिनर को कवर किया कि क्या होता है एक स्टेट डिनर एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो स्टेट डिनर बेसिकली एक स्टेट विजिट का बहुत क्रूशल पार्ट होता है, जिसमें बेसिकली जो व्हाइट हाउस है वहां पे ही इसे कंडक्ट किया जाता है। तो इट्स व्हाइट हाउस इज नथिंग बट द रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज आपको स्टेट विजिट से रिलेटेड इतना बेसिक पता होना चाहिए था। ओके,
अब हम आगे आते हैं कि की आउटकम्स क्या रहे विजिट के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे वर्बैक्टिम बोल दिया जाता है कि आप लिखिए कि की आउटकम्स क्या थे पीएम मोदी की स्टेट विजिट के। ठीक है, तो आपको इसमें से कम 5 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ट्रेड, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिन भी चीजों से रिलेटेड जो कुछ भी हुआ आपको ये लिखना पड़ेगा वहां पे एज इट इज। ओके, सो समटाइम्स इन IR यू विल हैव टू रटिफाई थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, पहला की आउटकम ट्रेड से रिलेटेड है। एन इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग वाज लॉन्च्ड, ओके, to undertake efforts to address export controls and facilitate technology transfer between the two countries। यानी कि एक इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग, मतलब स्ट्रेटेजिक ट्रेड पे ये हमारा कुछ जो एक रिप्रेजेंटेशन है और यूएस का रिप्रेजेंटेशन है, दे विल मेक एफर्ट्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पे ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा इस पे ध्यान दिया जाए। सेमीकंडक्टर्स में एक MOU साइन किया गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इसको साइन किया गया हम दोनों के बीच में, क्यों? ताकि हम प्रमोट कर सके जितनी भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं या और इमर्ज करेंगी सेमीकंडक्टर्स के एरिया में, जो भी रिसर्च करने की जरूरत है, जो लूप होल्स हैं जिन्हें प्लग करने की जरूरत है, क्या टैलेंट है जिसे अनलीश किया जाए, क्या स्किल डेवलपमेंट हो सकती है सेमीकंडक्टर्स में, इस एरिया में हम दोनों कॉपरेट करेंगे। सो नंबर 1 was ट्रेड, नंबर 2 is semiconductors, नंबर 3 is टेलीकम्युनिकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मई 2023 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो देखी है तो आपको उसमें पता होगा ओपन रैन मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में। अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, पर अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज जाकर साइंस एंड टेक की वीडियो देखिए पिछले महीने की। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में क्या हुआ है, एक पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्सेस, ठीक है, जिसे को लीड किया गया बाय इंडियाज भारत 6G और यूएस की तरफ से आए नेक्स्ट जनरेशन अलायंस, नेक्स्ट जी अलायंस। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, क्यों हम साथ में आए, क्योंकि हम डेवलप करना चाहते हैं ओपन रैन सिस्टम्स। ओके, तो देखिए पहली बात तो ओपन रैन क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी। हम अगेन अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो जाकर देखिए। तो देखिए ओपन रैन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर ये एक ऑनगोइंग शिफ्ट है जो हमें मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बट अ मल्टी वेंडर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली इसका एम क्या है, देखिए ओपन है ना, ओपन वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो कुछ हमें बेसिकली ओपन करना है। ओके, हमें जो आज तक कुछ स्ट्रिक्टली हमें अध्ययन करना पड़ रहा था कि हम एक ही वेंडर से सब कुछ खरीदें सारे कंपोनेंट्स, अब ऐसा नहीं होगा। ओके, अब एक नेटवर्क के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो एक आपने कंपोनेंट किसी और से खरीद लिया, दूसरा किसी और से खरीद लिया, तीसरा किसी और से, तो इस चीज को हम ओपन रैन आर्किटेक्चर कहते हैं। हमें बेसिकली ये इंश्योर करना है। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे खुद को इतना ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो देखिए ओपन रन में क्या होगा, बेसिकली हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने की कोशिश भी करेंगे जिससे ये जो हार्डवेयर हैं, जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, दे शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर, दे शुड बी एबल टू वर्क विद ईच अदर। तो हम इस तरह से ओपन रन को डेवलप और डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम टेक। इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया क्योंकि हम क्वांटम के सेक्टर में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पे हो, चाहे वो एकेडमिया के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो। अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे कवर करते हैं, स्पेशली बजट में आप जानते हैं क्वांटम मिशन की एलोकेशन भी हुई थी। सो क्वांटम इज समथिंग विच वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन। ओके, तो बेसिकली इसका एम क्या है, टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटम इंफॉर्मेशन सर्विस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो मैकेनिज्म है, क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमारे बीच में, हमारा एम ये है कि हम फाइनली एक अग्रीमेंट साइन करें क्वांटम के सेक्टर में एक। ठीक है,
US India Science and Technology Endowment Fund was launched for the joint development and commercialization of artificial intelligence and quantum between the countries. Very important. See, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अब इंडिया हर किसी के साथ एक अग्रीमेंट साइन करना चाहेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, स्पेस, डिफेंस. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. तो हमने जो यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड को लॉन्च किया है, इस फंड को हम यूज करेंगे ताकि हम जॉइंटली डेवलप कर सकें और कमर्शलाइज कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने दोनों के बीच में. ठीक है, फिर आता है रिसर्च एंड इनोवेशन, एक नया इनिशिएटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है. जो ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग होती है वो हमें याद भी रह जाती हैं. और आप देखेंगे अपने पेपर में आपको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग कभी लगा, जो आपने याद भी नहीं किया, बस आपको इंटरेस्टिंग लगा था, तो वो आप रेप्लिकेट भी करके आएंगे. तो एक नया इनिशिएटिव इनोवेशन हैंडशेक, ठीक है, ये हमने लॉन्च किया है ताकि देखिए इनोवेट कौन करता है, स्टार्टअप्स करते हैं. तो जो यूएस के स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि हम जो यूएस इंडिया एक इनिशिएटिव है आईसेट, उसको सपोर्ट कर सकें. ओके, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट, जिसे सेटअप किया गया जनवरी 2023 में. ये भी हमने अपनी पिछली मैगजीन्स में कवर किया है. ठीक है, ओके, सो आप जानते हैं आईसेट को डिटेल में कवर कीजिए, मैगजीन्स में कवर हुआ है. आईसेट इज हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन इंडिया केस. इंडिया की तरफ से ये हेड करते हैं और यूएस की तरफ से यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप की आउटकम्स लिखिए विजिट के, तो आप इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी लिखेंगे, दैट वुड बी फाइन. ठीक है, तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है? इंडिया यूएस न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया गया है ताकि हम कोऑपरेट कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में, ऑफशोर ऑनशोर विंड एनर्जी के सेक्टर में, और जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके सेक्टर में. ओके, द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जानते हैं इंडियन रेलवेज हैव बीन सो मच इन न्यूज लेटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, सम सेफ्टी, सम समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंडियन रेलवेज में डिस्कस किया जा रहा है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन इंटरेस्टिंग है, तो आपको याद रह जाएगा और आप लिख के आ सकते हैं. तो जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है वो सपोर्ट करेगी इंडिया के रेलवे का जो एम्बिशियस टारगेट है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है बाय 2030. ठीक है, ये चीज. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिकल मिनरल्स. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल मिनरल्स में अब इंडिया बन चुका है एक नया मेंबर. किसका? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का. आपको मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में भी ब्रीफली पता होना चाहिए. ये एक ट्रांसनेशनल यूएस लेड एसोसिएशन है जिसमें बेसिकली ये इंश्योर करना है कि एक सिक्योर एक सिक्योर सप्लाई रहे रॉ मटेरियल्स यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स की हर एक इकोनॉमी के लिए जो इसको ज्वाइन करे. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी हो गया अब तो, जापान, साउथ कोरिया, यूके, स्वीडन. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. बेसिकली जब आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, और आप वेबसाइट इन द सेंस जो आप पूरा इनका एम पढ़ेंगे कि गोल क्या है एमएसपी का, तो गोल ये है कि इंश्योर किया जाए कि क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस, प्रोसेस और रिसाइकल किए जाएं इस मैनर में जो कंट्रीज की एबिलिटी को सपोर्ट करें ताकि वो अपनी फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलीश कर सकें. ठीक है, ऑफ कोर्स डिफरेंट वर्ड्स में लिखा है पर जस्ट यही है. ठीक है, तो अब फाइनली आप जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स भी एक ऐसी चीज है. मैं हर चीज डोमेस्टिकली आपको लिंक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता हो. देखिए इंडिया या कोई भी कंट्री एक बेवकूफ कंट्री नहीं होती कि वो किसी से मिलने गए और हमने कुछ भी उनके साथ साइन कर लिया. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वांटम मिशन देखा या जो मैकेनिज्म देखा या कुछ भी जो हम ऊपर से यहाँ तक अभी तक पढ़ रहे हैं वो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, हमारे बजट में क्वांटम का मेंशन है, हमने क्वांटम में कुछ करने की सोचा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हर दिन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छप रहे हैं पिछले कितने दिन से, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनसे बात करनी सोची. अब यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स आप जानते हैं कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के राइसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के रिजर्व्स का पाए जाना, और जो कितने सारे टास्क फोर्सेज अभी भी हैं जो डिफरेंट एरियाज में लिथियम या बाकी रिजर्व्स को ढूंढ रहे हैं. तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक
हब अगर आप चाइना है और चाइना पे ओवर रिलाय नहीं किया जा सकता, तो हमें इंडिजिनस एक सिक्योरिटी लानी है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, तो इसलिए हमने ज्वाइन किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके. कोलैबोरेशन इन एडुकेशन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक जॉइंट टास्क फोर्स किस किस का, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और जो लीडिंग इंडियन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें IITs भी हैं, इसको फॉर्म किया गया ताकि हम रिसर्च और यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स को बढ़ा सकें. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है. अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. अगर तो आप उस समय न्यूज काफी देख रहे थे जब ये विजिट हुई थी, तो आप दोनों ही पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. पर मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि H1B वीजा से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज में ये चीज रह रही है कोविड-19 से लेके अभी तक. ठीक है, इट्स बिन सो मच इन न्यूज. तो हम पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से H1B वीजा, L वीजा होल्डर्स, इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन होते हैं H1B वीजा होल्डर्स और ये सब वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे आई वुड रीड द पॉइंट फर्स्ट एंड देन आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. वीजा के केस में यूएस ने कहा है कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसपे हम बेसिकली कुछ सैंपल नंबर ऑफ केसेस में क्या करेंगे, डोमेस्टिक रिन्यूअल करने की कोशिश करेंगे. किसकी? टेम्परेरी वर्क वीजाज की. और फिर अगर ये पायलट प्रोजेक्ट वर्क किया तो ऑफ कोर्स हम इसको एक्सपैंड करेंगे फुल फ्लेज्ड लेवल तक. ठीक है, तो बेसिकली आप समझिए, H1B एक ऐसी कैटेगरी है वीजा की जो दी जाती है नॉन इमिग्रेंट्स को बेसिकली. ठीक है, तो टेम्परेरी पर्पस के लिए ये इशू किया जाता है H1B वीजा 3 इयर्स के लिए वर्कर्स को, उन तरह के वर्कर्स को जिनमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है, कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए वो यूएस गए हैं कुछ सालों के लिए. ठीक है, तो 3 साल के बेसिकली ये वीजा इशू किया जाता है. अब 3 साल बाद इस H1B वीजा को रिन्यू भी करवाया जा सकता है जैसे ही एक्सपायर हो जाता है इसका फर्स्ट टर्म. लेकिन अभी तक एज द थिंग्स स्टैंड टुडे, H1B वर्कर्स को वापस अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में जाना पड़ता है. अगर इंडियंस है तो उन्हें इंडिया वापस आना पड़ेगा अगर वो अपने इस वीजा को रिन्यू करवाना चाहते हैं आफ्टर 3 इयर्स. तो आप खुद सोचिए कि अगर ये डोमेस्टिकली यानी कि यूएस में ही इसका रिन्यूअल हो सकता है तो कितना कन्वीनियंट हो जाएगा जो इंडिया के H1B यूजर्स हैं, वीजा यूजर्स हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपोनेंट इंडियन इमिग्रेंट्स का है वहां पे, नॉन इमिग्रेंट्स का है. ठीक है, जो वर्क पर्पस से बाहर गए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस. तो ये चीज कॉन्सुलेट्स, अब ये भी आप, अगर आपने न्यूज देखी थी उस समय तो आप जानते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे अनाउंस किया कि यूएस अब 2 एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स खोलने वाली है इंडिया में, एक बेंगलुरु और एक अहमदाबाद में. और साथ ही में इंडिया भी एक नई कॉन्सुलेट खोलेगी सियाटल में. लेकिन 2 और कॉन्सुलेट्स या एम्बेसीज इंडिया खोलने की सोच रही है यूएस में, जिससे रिलेटेड पीएम मोदी ने सजेशंस मांगी थी कि कहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब आते हैं इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस. देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप PYQs देखेंगे मेंस के, तो इंडिया यूएस, इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस पे क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस. और आप जानते हैं कि जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, जो हम आगे अब डिटेल में कवर भी करेंगे, इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी पे एक बहुत ही वाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से. और ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो मैच द फॉलोइंग आ सकती है कि ये हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये किस कंट्री ऑफ ओरिजिन का है, ऑल दैट. ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप जानते हैं जो इंडियन पीएम विजिट थी, इट रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ डिफेंस डील्स. तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहली बात तो यहाँ लिखा है कि एक अग्रीमेंट साइन किया गया कि हम को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन में दोनों कॉपरेट करेंगे. किसकी? GEF414 जेट इंजन की, यानी कि जो यूएस के केस में जनरल इलेक्ट्रिक है और इंडिया के केस में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हम दोनों कॉपरेट करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे दोनों ये कंपनीज मिलके. क्या को प्रोड्यूस करेंगे? एक जेट इंजन को जिसको हम F414 कहते हैं. ठीक है, दूसरी, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो F414 जेट इंजन है वो एक टर्बो फैन इंजन है. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय GE एंड हैज बीन यूज्ड इन द यूएस नेवी फॉर मोर देन 30 इयर्स. आप जानते हैं यूएस की नेवी इज वेल रिनाउंड फॉर इट्स कैपेबिलिटीज एंड इट्स एक्सपर्टीज.
और 8 नेशंस हैं बेसिकली, जिसमें ये जो जेट्स हैं दे आर जेट इंजन बेसिकली दे आर इन ऑपरेशन. Okay, and they are used in super jets like Boeing Super Hornet and EA-18G Growler. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हमारी नेवी को बूस्ट करेगा. ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं. अब दूसरा जो हमने बेसिकली अग्री किया है वो क्या है? इंडिया इज अग्री टू प्रोक्योर 31 high altitude long endurance unmanned aerial vehicles named जनरल एटॉमिक्स MQ-9B ड्रोन्स फ्रॉम द US. तो हम ये ड्रोन्स एक्वायर करेंगे या प्रोक्योर करेंगे US से, MQ-9B ड्रोन्स. ठीक है, MQ-9B ड्रोन के 2 वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक है स्काई गार्जियन, एक है सी गार्जियन. ठीक है, ये जो ड्रोन है ये दीज ड्रोन्स कैन एक्चुअली फ्लाई ओवर द होराइजन वाया सैटेलाइट फॉर अप टू 40 hours in all types of weather. They can reach a maximum speed of 388 kilometers per hour and flying range is around 11,112 kilometer. तो आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ एकदम ऐसा कीजिए कि कीवर्ड्स लिख लीजिए उसको याद करने के लिए कि F414 जेट इंजन, point number 2 is MQ-9B drones and point number 3 is Indus X. Indus X is very easy. ठीक है, इसमें जो इंडस में US है ये US को डिनोट करता है, IND डिनोट करता है इंडिया को. सो इट इज इंडिया US और US इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम है, एक ब्रॉड रेंजिंग ये आप कह सकते हैं चीज है जो हमने एक दूसरे के साथ साइन की है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रोडक्शन को, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज की, ये सब कुछ बेसिकली वाइड रेंजिंग चीज है. ये कनेक्टिविटी एनहांस करेंगे, दिस दैट. ठीक है, अब क्या सिग्निफिकेंस है इस डील की इंडिया के लिए या डिफेंस डील्स की? पहली बात तो बूस्ट टू इंडियन फ्लीट. ओके, क्या बेसिकली इंडियन फ्लीट को कैसे बूस्ट किया जाएगा? देखिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जब वो मैन्युफैक्चर करेगी GE के F414 इंजन को अपने इंडिजिनस LCA तेजस MK2 के लिए, ठीक है, तो बेसिकली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हमारी जो इंडियन फ्लीट है उसको डायरेक्ट एक बूस्ट मिलेगा. ओके, अभी भी LCA तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो GE F404 इंजन यूज कर रहा है. ठीक है, ये भी हम सेम कंपनी से ही प्रोक्योर करते हैं, GE से. ठीक है, तो इफ वी आर मेकिंग समथिंग, वी आर को प्रोड्यूसिंग समथिंग और वो एडवांस्ड भी है और उस इंजन को जब यूज किया जाएगा हमारे LCAs में, सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट द इंडियन फ्लीट. पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज तक इंडिया को सबसे बड़ी जो कंप्लेन रही है वो वेस्टर्न कंट्री से ये रही है कि आप तो बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं. आज तक क्यों आपको इतनी दिक्कत होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में? रशिया को तो नहीं होती, तभी तो हम रशिया का साथ नहीं छोड़ते. ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है. जो नॉर्थ और साउथ कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. वो एक बहुत बड़ी साउथ की कंप्लेन है कि पहली बात तो आप इतने साल ग्रो करते रहे, वो भी हमारी कॉस्ट पे. ठीक है, और फिर उसके बाद यानी कि हमारे डी ग्रोथ की कॉस्ट पे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो भी आपने ग्रो किया वो इतनी गलत तरीके से आप ग्रो किए, उसके बाद आप हमें वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं करना चाहते, कुछ बताना ही नहीं चाहते कि नो हाउ क्या है. तो अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ओके, इस केस में जो हम को प्रोड्यूस करेंगे, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वी विल एक्चुअली गेट आवर हैंड्स ऑन इट. हमारे जो साइंटिस्ट हैं इंजन को कैसे बनता देखेंगे, तो हमारी फ्यूचर इंडिजिनस डेवलपमेंट्स है उसमें भी इट वुड हेल्प अ लॉट. ओके, और है अंडरस्टैंड ड्रोन टेक्नोलॉजी. जो हमने ड्रोन ऊपर देखे, ऑफ कोर्स वो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे. साथ ही में जो हमने एस्टैब्लिश किया है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द ड्रोन्स. इट विल सपोर्ट इंडियाज इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटीज, बूस्ट लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज, रिड्यूस द कॉस्ट. ये सब कुछ बहुत ही क्लीशे पॉइंट्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं. लेकिन देखिए, कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन में चैलेंजेस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से. सबसे पहला पॉइंट है भारत के जो
एज ओल्ड टाइज हैं रशिया के साथ। रशिया अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। 45.1% ऑफ जो आर्म सप्लाईज हो रही हैं वो रशिया से आती हैं। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में ये कम होता जा रहा है क्योंकि हमने अपने डिफेंस सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। फ्रांस, इजराइल, यूएस, हम हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डिफेंस सप्लाईज को बढ़ाएं, इन द सेंस थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओवर रिलायंस किसी भी कंट्री पे अच्छी नहीं है, बट स्टिल रशिया अभी भी हमारा लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। और आप जानते हैं अभी तक ओपनली कंडेम नहीं किया है इंडिया ने रशियन एग्रेशन को जो यूक्रेन पे हुआ है। सो विच इज डेफिनेटली एन इरिटेंट फॉर ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द यूएस। ओके, तो सबसे पहला जो डिफेंस कॉपरेशन में चैलेंज है वो भारत के रशिया के साथ टाइज हैं। दूसरा, हम अलायंसेस के सख्त खिलाफ हैं। अलायंसेस, मिलिट्री अलायंसेस के सख्त खिलाफ हैं। हम जो हमारी स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी है, ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे तो ऑफ कोर्स इट वुड रिफ्लेक्ट योर इंटेलेक्ट। राइट दीज कीवर्ड्स, बहुत ईजी है, आप इतना सुनते हैं आप तो कहीं भी लिख सकते हैं। ओके तो जो हम बहुत ही फर्म है इस चीज में। जब कोई क्वाड को कह देता है ना ये नेटो लाइक एक अलायंस है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। सबसे ज्यादा इंडिया को ही गुस्सा आता है। बहुत लोग पूछते हैं जब क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, तो क्वाड है क्या? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इंडिया के ही वजह से यूएस, चाइना, ये जो बाकी कंट्री, यूएस, चाइना, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज अभी तक रुकी हुई हैं क्वाड को इन्हांस करने में टू अ मिलिट्री लेवल और टू एनी स्ट्रेटेजिक लेवल। ठीक है, क्योंकि हम किसी को अर्क नहीं करना चाहते। अगर हम किसी भी अलायंस का पार्ट बन गए तो हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो चली गई, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी चली गई। हमें अलाइन करना पड़ेगा खुद को उस अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज तो वही यहाँ पे लिखी है कि इंडिया बार बार रिजेक्ट कर देती है, जो एक बहुत ही पब्लिक इन्विटेशन है नेटो प्लस अरेंजमेंट का। वी डोंट रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया स्टैंड इन ज्वाइनिंग अलायंसेस। फिर तीसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस सबसे ज्यादा रिलक्टेंट कंट्री है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो हमें बहुत खुशी होती है जब यूके या फिर फ्रांस जैसी कंट्रीज, और स्पेशली रशिया तो है ही, वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हेल्प करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज यूएस इज फंडिंग टू पाकिस्तान। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ समय से तो आपको पता है कि कैसे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको आप कह सकते हैं दोबारा से मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान की जो F-16 फ्लीट है उसके स्पेयर्स को जब अब मेंटेनेंस की जरूरत हुई तो एक फंडिंग पैकेज निकाला गया है ना रिसेंटली यूएस द्वारा। तो ये किस लिए किया गया? ताकि इंडिया को ये बताया जाए कि अगर आप रशिया से दोस्ती रख सकते हो तो हम पाकिस्तान से रख सकते हैं। सिंपल एज दैट। अगर आप हर जगह कहते हो स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी, तो एक तो हमारी भी इंडिपेंडेंस है, उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता अब। क्योंकि जो बाइडन ने बहुत रिसेंटली ये कहा है कि पाकिस्तान इस पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस नेशन है। ओके, और सबसे वोग नेशन भी है। तो रोग नेशन है। ठीक है, तो जब आपको एक कंट्री पसंद नहीं है तो आप उसके क्यों F-16 फ्लीट को एक पूरा पैकेज निकालेंगे इतना बड़ा, जस्ट बिकॉज यू वांट टू टेल और कन्वे दिस टू इंडिया that if you so believe in strategic sovereignty etc so do we। अगर आप एक चीज बोल सकते हो हम भी, लेकिन इंडिया के पास अभी लेवरेज ज्यादा है क्योंकि इंडिया की जरूरत सबको है। इनकंसिस्टेंसी इन यूएसएस स्टैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हमने यूएस की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे ना, यूएस एक कितनी बार पलटा है अपने स्टैंसेस से। कल किसी और के साथ, आज किसी और के साथ। आज आप देखते हैं कि इंडिया और यूएस का रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या ये हमेशा ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। यूएस तो हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त था, ये बात आप जानते हैं। यूएस ही वो देश था जिसने सैंक्शंस लगवाई हर किसी को जा जाके कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाओ, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, इंडिया थर्ड स्टेट है, ये है वो। कौन था? ये यूएस था। आज लेकिन ये आप कह सकते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यूएस है। इंडिया के तो फिर भी परमानेंट फ्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके, लेकिन यूएस तो आप देखिए जस्ट बिकॉज आज चाइना उसका दुश्मन बन गया है इकोनॉमिकली, तो आज इंडिया की जरूरत है। तो ऑफकोर्स वी कांट रियली रिलाई ऑन द यूएसएस स्टैंड्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और इनफैक्ट ये पॉइंट्स हैं, आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और यूएस के रिश्ते में, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड क्या है? अगर इतने चैलेंजेस हैं तो बैलेंस कीजिए रिलेशनशिप रशिया और यूएस के बीच में, जो हम कर रहे हैं आई थिंक। ठीक है,
So this is very important for India's technological and economic ambitions, whereas Russia still stands relevant for India's energy and security needs. Energy needs तो recently हुआ है discounted oil की वजह से. दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज. इंडिया नीड्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इट्स डिफेंस रिसर्च एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन पावर्स फॉर डिफेंस सप्लाईज. इट हैज़ टू बी देयर. बहुत अच्छी बात है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो लिस्ट्स निकालते हैं कि ये अब हम इंपोर्ट करना छोड़ देंगे, ये अब हम इंडिजिनसली बनाएंगे. लेकिन बात ये है कि इंडिजिनसली सब कुछ बनना डिफेंस के पर्सपेक्टिव से तब तक पॉसिबल नहीं है जब एक बहुत बड़ा जब तक चंक बजट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ना लगाया जाए, जो कि नहीं एग्जिस्ट करता इंडिया के केस में. जो बजट्स हैं या जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं वो हर साल यही डिपिक्ट करते हैं. सो दैट फॉर श्योर हैज टू गो अप. Okay, continue cooperation in Indo-Pacific. Only a combined effort along with other regional powers can deter the aggression of China in the Indo-Pacific region. ओके, देखिए अगर यूएस को हमारी ज़रूरत है तो हमें भी यूएस की ज़रूरत है चाइना की वजह से. इंडो पैसिफिक में हमारे नेबरहुड में. ओके, इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस. तो हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स रही हैं स्पेस सेक्टर में इंडिया और यूएस के बीच में. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या लिखी है, नासा से रिलेटेड. नासा और इसरो कोलैबोरेट करेंगे और कोलैबोरेट करके सेंड करेंगे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, जिन्हें पहले ट्रेन किया जाएगा भेजने से पहले. कहाँ पे, जॉनसन स्पेस सेंटर जो टेक्सास में है यूएस में यानी कि. और फिर ट्रेन करने के बाद इन्हें भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. कब, 2024 में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखा है कि इंडिया ने साइन किया है यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड को. अब फाइनली हम 27th मेंबर बन गए हैं इस अकॉर्ड के. What are Artemis accords? ये बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, और यहाँ पढ़ सकते हैं, आई विल टेल यू. ओके, इसे एस्टैब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा द्वारा 2020 में. ठीक है. बेसिकली देखिए क्या है, एक अकॉर्ड जब होता है तो हम एक प्रिंसिपल्स ढूंढना चाहते हैं कि हम अगर ये काम करें तो क्या रूल्स होने चाहिए हमारे दिमाग में, क्या ब्रॉड गाइडलाइंस हैं ये काम करते हुए. तो अकॉर्ड का मतलब यही है. तो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली सेट करता है कॉमन प्रिंसिपल्स को कि अगर कोई भी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कैरी आउट करनी है सिविल पर्पसेस के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए, तो क्या गाइडलाइंस हमें अपने दिमाग में रखनी है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम ढूंढ रहे हैं कि ऊपर कितना कैल्शियम एग्जिस्ट करता है, कुछ भी, मार्स पे, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, कुछ भी, तो कुछ सिविल एक्सप्लोरेशन के प्रिंसिपल्स होने चाहिए. तो वो आर्टेमिस अकॉर्ड सेट करता है और इसका फाइनली अब मेंबर इंडिया भी बन चुका है. बाकी देखिए यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे लिखी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली. देखिए वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस और नासा ने तो ये एस्टैब्लिश किया ही, लेकिन 7 और फाउंडिंग मेंबर्स भी थे. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके. ये भी आपको पता होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ लिखी है, this is very very important, that it builds upon the foundation of Outer Space Treaty of 1967. आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, एक मल्टीलैटरल पैक्ट है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, जो एक फाउंडेशन की तरह सर्व करता है फॉर इंटरनेशनल स्पेस लॉ. जो ट्रीटी है, देखिए अगेन वही घुमा फिर आके कि कैसे जो स्पेस है वो स्पेस किसी की एंटिटी नहीं है, किसी की पोजेशन नहीं है. स्पेस एक शेयर्ड रिसोर्स है फॉर ह्यूमैनिटी. ओके, तो ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो इस तरह का नेशनल एप्रोप्रिएशन के किसी नेशन को बिलोंग ही नहीं करता स्पेस. ठीक है, तो वही रहे और पीसफुल यूज जो है स्पेस का उसको फैसिलिटेट करती है ये ट्रीटी. तो इसी पे बिल्ड अपॉन करता है ये आर्टेमिस अकॉर्ड. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक मेंस में क्वेश्चन बनता है कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स और न्यू एरियाज. तो आप लिखिए, आप ये स्पेस वाला सेक्टर लिखिए, आगे हम डिजिटल ट्रेड देखेंगे वो लिखिए, आप सेमीकंडक्टर लिखिए, आप क्वांटम लिखिए, ये सब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में लिखिए कि हम एमएसपी के पार्ट बन गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. दीज आर द न्यू सेक्टर्स वी आर एक्सप्लोरिंग एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग देम. ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इन अग्रीमेंट्स का. सबसे पहली बात तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा आईएसएस में, तो ये हमारे गगनयान मिशन को भी एक पुश देता है. ठीक है, ये बात आपको ऑफ कोर्स पता ही है कि जो फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है इंडिया का, गगनयान, तो वो कहीं ना कहीं अलाइन करता है इस तरह के एक मिशन से. ओके, और एंट्री इनटू आईएसएस ये सब कुछ इज वेरी इजी.
आप खुद देख सकते हैं हमारे इसरो की कैपेबिलिटीज। देखिए बात ये है कि अगर इसरो की कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है तो नासा को या फिर उन लोगों को भी तो हमारा टैलेंट मिल रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स द फाइनेस्ट ऑफ द पीपल्स, ऑफ कोर्स इंडिया का जो टैलेंट है वो उनको भी तो मिल रहा है। सो बोथ वे, इट्स अ टू वे क्रॉस ओवर। ओके, चैलेंजेस इन स्पेस कॉपरेशन, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। मिसमैच्ड इंटरेस्ट, देखिए नासा के एम्बिशन जाते हैं अर्थ के ऑर्बिट के बियॉन्ड, लेकिन जो इसरो के एम्बिशन हैं वो मोस्टली अभी विद इन दी अर्थ ऑर्बिट ही है। लेकिन नासा क्या करता है, वो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि ये गैलेक्सी मिल गई, वो हो गया, ये सब कुछ करता रहता है, ब्लैक होल ये वो, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के आप एम्बिशंस कह सकते हैं, इंडिया को एक स्पेस पावर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, या इंडिया को लॉन्चेस में या कमर्शियल लॉन्चेस में जो इंडिया ने करना शुरू कर दिया उसमें कुछ एक अच्छी रैंक दिलवाना, ये सब कुछ हमारे अभी एम्बिशंस हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मिसमैच्ड इंटरेस्ट्स हैं। दूसरा, एसिमेट्री इन कैपेबिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम स्पेस एक्स की ही बात करें, वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएस की, ठीक है। तो उसके ही जो लॉन्चेस हैं पर ईयर, वो 61 लॉन्चेस थे 2022 में। ओके, और हम तो अभी तक इंडिया डबल डिजिट लॉन्चेस में नहीं पहुंच पाए, और ये मैं स्पेस एक्स की बात बता रही हूँ, लेट अलोन नासा एंड द अदर थिंग्स तो और साथ ही में हमारे अभी तक 60 सैटेलाइट्स ही हैं ऑर्बिट में। सो ये एसिमेट्री है हम दोनों की कैपेबिलिटीज में। बट सी, आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है स्पेस में। आप जानते हैं किस तरह के हमारे हम कमर्शियल एरिया में भी अब आ गए हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें पैसे दीजिए, हम आपकी अपना जो हॉर्स पावर है, यानी कि अपना PSLV यूज़ करके आपके लॉन्च कर देंगे ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट्स को। हमने ये करना शुरू कर दिया, इससे हमारी लॉन्चेस बढ़ेगी। हम और हमारा जो SSLV है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था बहुत ज़्यादा पहले अपने अटेम्प्ट में, लेकिन SSLV अगर हम अच्छे से उसको लॉन्च करना यानी कि जो भी उसमें इम्प्रूव करते हैं तो हमारे लॉन्चेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी विल डेफिनेटली बी एट द टॉप वेरी सून। दिस इज व्हाट माय पर्सनल एस्पिरेशन इज। रशियन कोलैबोरेशन, रशिया स्पेस एजेंसी हैज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक चैलेंज है इंडो यूएस स्पेस कॉपरेशन में, क्योंकि रशिया को कैसे हम छोड़ दें, इतनी हम पे इतनी एक्यूजेशंस, हमसे इतने क्वेश्चन, व्हाई यू सपोर्ट मर्डरर्स, व्हाई यू सपोर्ट दीज गाइज हु हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स, ऑल दैट, बट हाउ कैन वी लीव आवर फ्रेंड, बिकॉज जब आप में से कोई नहीं था, जैसे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने कहा जब आप इतने साल बिजी थे टेररिस्ट एक कंट्री को सपोर्ट करने में, यानी कि पाकिस्तान, तो हम कहाँ जाते, रशिया ही तो था ना हमारे साथ। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसरो को हेल्प किया हमारे फर्स्ट मिशन में आर्यभट्टा में, और अभी जो रिसेंट गगनयान मिशन है वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रही है रशिया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी विल नेवर फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप जानते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है फिर कि इंड्यूस किया जाए लॉन्ग टर्म कॉपरेशन को। स्पेस एक लॉन्ग टर्म चीज है, रिसर्च का कुछ भी एरिया लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं एक चीज होती है जिसमें ऑफ कोर्स कॉपरेशन भी लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए। ओके, inducing private participation, ISRO needs to induct and incubate more private companies in its research and launch activities to meet the growing demands. And ISRO is doing that. ISRO का commercial arm, जो ISRO की नई policy है 2023, they are fantastic steps. Okay, voicing for space as global common, outer space treaty, इसको abide किया जाए। अब आते हैं इंडो यूएस डिजिटल ट्रेड रिलेशंस पर। हम देख लेते हैं कि अगर कुछ और भी बचा है इंडिया यूएस के। ओके, अब देखिए ये कुछ विजिट से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, ये एक अलग न्यूज़ आर्टिकल है कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, ठीक है, यूएस की, इन्होंने हाईलाइट किया है कि देखिए इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो करता है डिजिटल ट्रेड और डिजिटल एरिया में, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल ट्रेड बैरियर्स हैं जो इंडिया के केस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि करंट स्टेटस क्या है इंडो यूएस डिजिटल ट्रेड का। देखिए आप जानते हैं जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और यूएस के बीच में, स्टैंड्स एट $128.55 बिलियन, ओके, इन 2022 टू 2023। और अगर हम डिजिटल या टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो एक मेजर फैक्टर नहीं है इस ट्रेड में वो। अगर हम यूएस की बात करें, इट हैज़ अ डेफिसिट इन ट्रेड इन डिजिटल सर्विसेज विद इंडिया ऑफ $27 बिलियन।
The two countries are improving their tech partnership. अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, we are taking steps, we are really working into it. तो अगर आपसे डिजिटल ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया यूएस पे क्वेश्चन आए, जो अभी ऊपर भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आप जानते हैं जो आईसेट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज एन एग्जाम्पल. Both countries are cooperating on critical and emerging technologies in areas including artificial intelligence, quantum computing, semiconductors and wireless telecommunication. एक MOU साइन किया गया दोनों स्टेट्स के बीच में ऑन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, जो अभी हमने ऊपर देखा भी. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स a combined investment valued at $2.75 billion. ओके, सो राइट अबाउट इट. जैसा कि यहाँ पे लिखा है ओपन रैन के बारे में, और जो 5G 6G टेक्नोलॉजीज में हम डेवलपमेंट करेंगे, राइट अबाउट देम एज वेल. एक जॉइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो हमने एस्टैब्लिश किया है, जो बेसिकली फाइनली एक क्वांटम अग्रीमेंट पे हम दोनों को लीड करेगा. ठीक है, तो यही सारी चीजें जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लिखा है. यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड जो है, जिसको सेटअप किया गया है, एंड $2 million हैज बीन एलोकेटेड फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज. ऑफ कोर्स फंड है तो कमर्शलाइज करने में ही हेल्प करेगा एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजीज को. कंसर्न्स क्या हैं लेकिन, ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्या इनिशिएटिव्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5-6 पॉइंट्स देख लिए. लेकिन कंसर्न्स हैं क्या यूएस टेक फर्म्स के? पहली बात तो प्रोटेक्शनिस्ट इंडियन पॉलिसी. ओके, तो यही CCIA ने कंप्लेन भी किया है कि देखिए इंडिया बहुत सारे टूल्स डिप्लॉय करता है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को, लोकल डिजिटल इंडस्ट्रीज को फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक ओपन एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता यूएस कंपनीज को ताकि वो फ्रीली ऑपरेट कर सके और सक्सीड करें इंडिया में आके. ठीक है, तो एक ये बात है. दूसरा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडियन कंपनीज, यानी कि देयर ओन कंपनीज. ये भी CCIA अक्यूज करता है इंडियन गवर्नमेंट को, आप हमसे ऊपर यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं अपनी लोकल कंपनीज को. लेकिन इंडिया कहती है ये यही तो एक सॉवरेन आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंडस्ट्रीज. ऐसा इंडिया, निर्मला सीतारमन जी को आप बोलते सुनेंगे तो वो ये कहती हैं. ओके, ग्रेटर गवर्नमेंट सेंसरशिप. अब देखिए जो ग्रुप है यानी कि CCI है, उसने हाईलाइट किया है कि इंक्रीजिंग सेंसरशिप और कंट्रोल जो पॉलिटिकल स्पीच पे एग्जिस्ट करती है, ओके, और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे और बहुत सारी कंपनीज पे, ये सब कुछ हाईलाइट किया है. कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर बाय इक्वलाइजेशन लेवाई. अब देखिए ये यूजुअली हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, और मैंने बहुत बार इकोनॉमी के सेक्शन को समझाते हुए पिछले महीनों की ये चीज़ एक्सप्लेन की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इक्वलाइजेशन जो लेवाई है वो एक बहुत बड़ा इरिटेंट क्यों रहता है बाहर की कंपनीज के लिए. क्या है ये बेसिकली? देखिए पहली बार इक्वलाइजेशन लेवाई को इंट्रोड्यूस किया गया था फिनेंस एक्ट 2016 के थ्रू. तो ये बेसिकली 6% टैक्स लाया गया, या 6% रेट था. किस पे? जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है, यानी कि अ कंपनी विच इज नॉट बेस्ड इन इंडिया, यानी कि एक फॉरेन कंपनी जो है, ठीक है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, तो वो अगर आप सोचिए कि अगर वो एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को रिसीव करती है, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ पे 6% का टैक्स लगेगा. लेकिन अगर हम बात, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल, डोंट वरी. और लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है 2%. तो जो बजट 2020-21 आया, उसने बेसिकली ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे 6% लगने वाला जो टैक्स था, इसके स्कोप को एक्सपैंड करके क्या किया, इसमें जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनकी ई-कॉमर्स सप्लाई या सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया. अब ई-कॉमर्स सप्लाईज पे बेसिकली टैक्स लगता है 2% का, इक्वलाइजेशन लेवाई. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. अब आप सुनिए बहुत ध्यान से कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क. अगर हम 6% वाले टैक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसका नाम सोहन है, ओके, तो उसने क्या किया, फेसबुक पे एक एडवर्टीजमेंट निकाली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. ठीक है, सोहन ने जब ये फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट निकाली, तो उसको बेसिकली पे करना था ₹2 लाख, ठीक है, फेसबुक को इस एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए जो उसने अवेल की. तो ठीक है, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक बिल बना के देगा रोहन को, कितने अमाउंट का, 2,12,000 कुछ रुपए का. ठीक है,
यानी कि 2,12,765 आई थिंक, ठीक है। तो अब सोहन क्या करेगा बेसिकली, अब वो TDS डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो इक्वलाइजेशन लिवाए है ये इट इज डिडक्टेड एट द सोर्स इटसेल्फ। तो TDS बेसिकली 6% वाला जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए मैंने आपको बताया, 6% क्या होता है, 2,12,765 का इट इज 12,765, और जो बैलेंस बचता है 2 लाख रुपए वो फेसबुक को पे कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, फेसबुक इज पेइंग एन अमाउंट, ओके, फेसबुक इज पेइंग अ टैक्स हियर, फेसबुक इज नॉट गेटिंग द एंटायर अमाउंट, समथिंग हैज बीन पेड आउट ऑफ इट, ओके। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स के सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल एक नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो गुड्स बेचता है इंडिया में वर्थ ₹10 लाख, यानी कि जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको 10 लाख के कुछ गुड्स बेचता है। तो अब क्योंकि ये ई कॉमर्स का सेक्टर है, तो इस पे 2% टैक्स लगेगा, तो 2% ऑफ ₹10 लाख इज 20,000, तो 20,000 इस पे बेसिकली लिवाई किया जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बेसिकली इसका एम क्या है इक्वलाइजेशन लिवाई का, अगैन ये कहीं ना कहीं अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन बाहर वाली कंपनीज कहती हैं हम ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी कंट्री में जहाँ पे हम बेस्ड हैं फिजिकली, और फिर हम ये टैक्स भी पे करते हैं आपकी कंट्री को, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन फिर इंडिया कहती है कि आप लुफ्त यहाँ पे उठा रहे हो, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, सर्विसेज आप यहाँ बेच रहे हो, रेजिडेंट्स हमारे सब कुछ यहाँ पे आप लाभ उठा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप फिजिकली बेस्ड कहीं और हो, वो भी आप इंटेंशनली करते हो कि आप वहीं फिजिकली बेस्ड हो ताकि आपको टैक्स कहीं और भरना ही ना पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप एक्सप्लॉइट करेंगे यानी कि कमर्शियली, और आप फिर हमें कुछ पे भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली इंडिया का स्टैंड है। पॉलिसी कंसर्न्स फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया, तो देखिए यही सारे जो लॉज लिखे हैं ये भी डिजिटल बैरियर्स में ही गिने जाते हैं बाहर वाली कंट्रीज द्वारा, जैसे जो IT रूल्स हैं 2021, जो हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। तो उसमें क्या है, ये जो कोड है वो एक डेडलाइन देता है 72 आवर्स की, कि अगर कोई भी कंटेंट है जो सरकार की नोटिफिकेशन या कोर्ट ऑर्डर कहता है कि गलत है, फेक है, कुछ भी है, ठीक है, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम, किसी को भी, तो आपको बेसिकली उसको टेक डाउन करना पड़ेगा उस कंटेंट को 72 आवर्स के अंदर अंदर। साथ ही में अगर आप एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, यहाँ पे आप खुद को रन करते हैं इंडिया में, तो आपको एक लोकल कंप्लायंस ऑफिसर जो इंडिया का ही हो, इंडिया में बेस्ड हो बेसिकली, ठीक है, उसे हायर करना पड़ेगा या अपॉइंट करना पड़ेगा। और साथ ही में आपको एक 3 मेंबर ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ आप जानते हैं, और अब तो आप जानते हैं एक फैक्ट चेकिंग यूनिट भी आ जाएगी, तो सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप बोला जा रहा है उसको, तो ये एक इरिटेंट है, ओके। दूसरा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो इससे रिलेटेड भी आप जानते हैं कोई क्लैरिटी नहीं है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट है कि जो इंडिया के पर्सनल डेटा या बाकी इस तरह का जो डेटा है, तो अगर कोई बाहर की MNC है, जो ऑफकोर्स सारी MNCs ही हैं ये जितनी भी फेसबुक वगैरह ये सब कुछ है ना, तो आपको इस तरह का कोई भी डेटा है तो इंडिया के ही सर्वर्स में, इंडिया में सर्वर्स लेके आइए, कंप्यूटर्स लेके आइए, वहीं उसको रखिए, डेटा बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी, तो ये एक उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तीसरा टेलीकम्युनिकेशंस बिल ड्राफ्ट 2022, तो जो डेफिनेशन है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, इट इज टू बी ब्रॉडेंड टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट enabled services that bear resemblance to the telephone and broadband services like over the top services। आप ये जानते हैं इसमें OTT सर्विसेज, ताकि बेसिकली उनको भी अपना इंटरनेट का पैसा भरना पड़े, क्योंकि वो इंटरनेट के जो पैकेजेस हैं उसका लुफ्त उठाते हैं। तो ये सब कुछ एक और इरिटेंट है। फिर डिजिटल कंपटीशन एक्ट है, फिर उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग्स हैं, जो अभी गूगल को रिसेंटली इतना बड़ा फाइन पे करना पड़ा एंटायर कंपेटिटिव होने की वजह से, एंड ऑल ऑफ दैट, दीज आर द थिंग्स जो लेटली इरिटेट कर रही हैं, अगर मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, किसको, ये बाहर की कंपनीज को। वे फॉरवर्ड क्या है फिर, इंश्योर सिक्योर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल ट्रेड वुड रिक्वायर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स, दैट्स ट्रू। डिजिटल ट्रेड का मतलब, ये ट्रेड का मतलब ही कुछ लेना देना होता है, और डिजिटल वर्ड आ गया तो मतलब डिजिटल कुछ लेना देना, तो ऑफकोर्स वो क्रॉस बॉर्डर ही डेटा ट्रांसफर होगा दो कंट्रीज के बीच में, अगर डिजिटल ट्रेड हो रहा है ना। सो इफ यू वांट दिस सेक्टर टू फ्लरिश, डिजिटल ट्रेड टू फ्लरिश, वी विल हैव टू एनेबल डेटा ट्रांसफर, एंड पर हमें सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी।
support startups and innovation. The country is yet to create a global tech giant like Google, Microsoft or Samsung. नर्चरिंग अ वाइब्रेंट, देखिए आज तक जब हमने ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं किया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग जैसा, और कोई भी ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमें लगता है डिजिटल ट्रेड टेक में, तो वी मस्ट सपोर्ट इट, एनकरेज इट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ऑफ कोर्स देखिए एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है अगर हम फोस्टर करना चाहते हैं ट्रस्ट को इन डिजिटल ट्रेड। Collaborate on digital standards, collaborating with other countries to develop and adhere to common digital standards. This is very important. We are having G20, we are the president of G20. तो हम अगर summit hold करेंगे और भी बहुत सारी जो meetings चल रही हैं, we are discussing it. Although, तो we must come to terms with some common principles, digital standards. India should actively participate in international standard setting bodies because India can't afford to be left out. India happens to be the 5th largest economy. India happens to have a great global stature at the moment. We can't really not participate in any kind of standard setting. We have to be there. अगर हमें किसी चीज़ से दिक्कत है तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसके बनाने के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व हो जाएं, तो हमारा जो स्टैंड है वो अपने आप इनकलकेट होगा उसमें। एलिमिनेटिंग रेड टेपिज्म एंड एक्सेसिव सेंसरशिप। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंडिया नेपाल। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स और अग्रीमेंट्स उस दौरान साइन किए गए। ठीक है, तो आप जानते हैं इंडिया नेपाल का हम रिलेशन देख लेते हैं, एक ब्रॉड ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हम फ्रेंडशिप के टाइज को, कोऑपरेशन के टाइज को शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, आइए जाइए। आप जानते हैं कितने सारे नेपाल ओरिजिन के लोग इंडिया में रहते हैं, कितनी सारी इंडियन विमेन हैं जो वहाँ मैरिड हैं, कितनी सारी नेपालीज विमेन हैं जो इंडिया में मैरिड हैं। तो वी हैव रोटी बेटी का रिश्ता, राइट? तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, डीप पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, एज इफ इंडियंस और नेपालीज दैट वेरी वेल, विच काइंड ऑफ किनशिप एंड कल्चर वी शेयर, है ना। तो नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ ओवर 1850 किलोमीटर, यानी कि जो 5 इंडियन स्टेट्स है, देखिए ये याद रखिए, नेपाल के साथ कितनी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, चाइना के साथ कितनी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। अपने दिमाग में सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल के साथ। उसके बाद आप ये जानते हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, जो नेहरूवियन एरा में बेसिकली साइन की गई है। ये आज भी एक फाउंडेशन है इंडिया नेपाल के टाइज के बीच के पीछे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो नेपाल की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर की तरह एक्ट करता है। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, आप जानते हैं अगर हमें इंश्योर करना है कि टेररिस्ट इंडिया में ना आए, क्योंकि पोरस बॉर्डर्स हैं और ऐसा कुछ भी होता है, वी विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम नेपाल साइड। ओके, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडेड, आप जानते हैं इंडिया किस तरह के मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट्स को, ब्रिजेस को सपोर्ट करता है, एड देता है नेपाल को उन चीज़ों के लिए। फ्लड वाटर मैनेजमेंट, आप जानते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार बॉर्डर करती है नेपाल को, तो जो फ्लड वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, और हाइड्रो पावर जनरेशन में नेपाल के साथ कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद अब मधेसीज़ के बारे में जानते हैं, जो तराई रीजन के रेजिडेंट्स हैं, नेपाल के तराई रीजन के। ओके, तो उनके राइट्स के बारे में हम काफ़ी कंसर्न है, पीपल टू पीपल कनेक्ट के बारे में काफ़ी कंसर्न्स हैं। तो ये सब कुछ यहाँ लिखा है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बेसिकली की इनिशिएटिव्स को साइन किया गया या अग्रीमेंट्स को साइन किया गया इस विजिट के दौरान। तो देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों कंट्रीज़ ने वाव लिया है कि हम जो हमारा वेक्स्ड बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको फ्रेंडशिप के ही स्पिरिट में सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, कि इंडिया और नेपाल के बीच में 3 डिस्प्यूटेड आप एरियाज कह सकते हैं, लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपू लेक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स में आती हैं। तो आप ये भी जानते हैं, जो केपी शर्मा ओली जी थे, जो 2020 के समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नेपाल के, वो काफ़ी आप कह सकते हैं हाइपर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इवोक करने की कोशिश करते थे अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए। यानी कि एक नेशनलिज्म एक ऐसा कार्ड है
जो वो काफ़ी यूज़ किया करते थे अपनी जनता से वोट लेने के लिए, ऑल्दो उनके लिए वो काम नहीं किया, वो अलग बात है। पर नेशनलिज्म तो तभी जगाया जा सकता है ना जब नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज वालों पे कुछ भी लांछन लगाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ये वैसे, हम देखो उनको ये मार देंगे, हम ये कर देंगे, आज तक इंडिया हमें बुली करता आया है, अब हम दिखा देंगे एक नया पॉलिटिकल मैप निकाल के, जो उन्होंने किया 2020 में। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल मैप निकाला जिसमें उन्होंने 3 इंडियन टेरिटरीज को, लिम्पियाजुरा, काला पानी और लिपू लेक को अपने नेपाल में दिखाया। वो एक बहुत बड़ा इरिटेंट था हमारे लिए, ठीक है। तो ये केपी शर्मा ओली जी ने किया। केपी शर्मा ओली जी ने बहुत कुछ के जो लॉर्ड राम हैं वो नेपाल के थे, बहुत अयोध्या नेपाल में आता है, बहुत कुछ ऐसा ऐसा उस समय बोला था। तो ये जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं ये हम फ्रेंडशिप की ही स्पिरिट में रिजॉल्व करेंगे। इनोग्रेशन ऑफ द ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। देखिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है, तो हमने 2 बेसिकली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को इनोग्रेट किया है। देखिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बेसिकली पीपल या ट्रेड का जो ट्रैवल है वो स्मूथ करने के लिए होते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो वही अब एक होगा इंडिया में रुपाईदिहा और एक नेपालगंज में basically. Okay, various MOUs were signed: development of Dodra Chandni check post along India-Nepal border, development of Fukot Karnali hydroelectric project, cross-border payments, laying the second cross-border petroleum pipeline between Siliguri in India and Jhapa in Nepal, extension of Motihari Amlekganj pipeline to Chitwan. तो हमने basically Motihari Amlekganj pipeline जो है उसको चितवान तक extend कर दिया. So these are the things you must know. पावर सेक्टर में हमने क्या इनिशिएटिव लिया है, तो इंडिया ने अग्री किया है टू द फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड। देखिए जब भी एक बड़ी कंट्री होती है, और इंडिया तो एक अच्छी बड़ी कंट्री है इन द सेंस हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हम अपने जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं सबको इक्वल समझते हैं और काफ़ी प्यार करते हैं अपने आसपास के देशों से, ठीक है। तो वैसे इंडिया उसका रोल प्ले भी करता है। हमें पता है जो हमारा एक नेबर है, जो हमारा एक बहुत अच्छा नेबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन बांग्लादेश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करता है, वो है पावर कट्स। आप जानते हैं कितने पावर कट्स बांग्लादेश में होते हैं। अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो कर रहे थे जो हमने ऑलमोस्ट 10-11 महीने डेली बेसिस पे किया, तो हम बांग्लादेश की सिचुएशन को काफ़ी डिस्कस किया करते थे कि कैसे पूरी मार्केट में पावर कट हो जाया करता था, पूरा अंधेरा। तो बांग्लादेश के केस में क्योंकि साइक्लोन्स बहुत आते हैं वहाँ पे एंड फॉर वेरियस अदर रीजंस। और फिर हम देखते हैं नेपाल के पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारा हाइड्रो पावर जनरेशन नेपाल करता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकते हैं बांग्लादेश को नेपाल से पावर दिलवाने में, और वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। सो पावर अप टू 40 मेगावाट्स, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट हमने रिवाइज किया है ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट को, जिससे अब क्या होगा, नेपाल को एक्सेस मिलेगा इनलैंड वाटरवेज में, क्योंकि अगर वो अपना कुछ सामान इंडिया के अंदर से लेके जाना चाहते हैं, कुछ रूट छोटा पड़ता है जब अपने नेपाल की एक जगह से दूसरी जगह में, लेकिन वो इंडिया से होके गुजरता है हमारे इनलैंड वाटरवेज से, तो हमने एक्सेस प्रोवाइड किया है। ओके, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यू विल हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। अब आप जानते हैं कि इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट जो बहुत सारे रीजन्स को या कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, वही हमने यहाँ पे किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $680 million बाय इंडिया टू फंड 3 मेजर ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स इन नेपाल, भेरी कॉरिडोर, ओके, नीजगढ़ Inarua corridor and Gandak Nepalganj corridor. India to fund and build 2 additional bridges. तो हम 2 additional bridges को build करेंगे, fund करेंगे महाकाली रिवर के ऊपर। इनॉग्रल रन ऑफ क्रॉस बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर फ्री ट्रेल ऑपरेशंस होंगे इंडिया और नेपाल के बीच में, हम उसका इनॉग्रल रन हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। हैंडिंग ओवर ऑफ कुर्ता बीजलपुरा रेल सेक्शन ऑफ द जयनगर कुर्ता पैसेंजर रेल लिंक टू नेपाल, ठीक है। तो ये जो पैसेंजर रेल लिंक का ये सेक्शन था वो वी हैंडेड ओवर टू नेपाल, ठीक है। अब देखिए मोरलेस आई थिंक ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। एंड इट्स ईजी ऑल्सो, आधा तो आपकी कॉमन सेंस आपको बता देगी कि क्या मेजर एरियाज हैं एंगेजमेंट के इंडिया और नेपाल के बीच में। इकोनॉमिक कॉपरेशन है सबसे पहली बात तो, ओके। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI है नेपाल के लिए इंडिया। जो बायलेटरल ट्रेड है हम दोनों के बीच में, इट क्रॉस्ड $7 billion in 1920।
पॉइंट नंबर 2, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। आप जानते हैं कि कैसे हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर बेसिकली, हम कैसे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स को डेवलप कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक असिस्टेंस जो हम नेपाल को प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। आप जानते हैं कितने कितने सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें नेपाल इंडिया दोनों है, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, ठीक है, और डिफेंस कॉपरेशन। आप जानते हैं कैसे इंडिया असिस्ट करती है नेपाल की आर्मी को मॉडर्नाइज करने में थ्रू इक्विपमेंट सप्लाई एंड ट्रेनिंग। आप ये भी जानते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट होती है नेपाली सोल्जर्स की इंडिया के गोरखा रेजिमेंट्स में, और कैसे हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सूर्य किरण, और जो डिजास्टर असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं अर्थक्वेक्स के केस में और तरह के केसेस में। एनर्जी कॉपरेशन। आप जानते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में एक पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है सिंस 1971, क्योंकि जो भी बॉर्डर एरियाज में पावर रिक्वायरमेंट्स है, मे बी इंडिया उसको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप तो बॉर्डर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो आप पूरा कर दीजिए। तो ये पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है हम दोनों के बीच में, जो साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन है, constructed and funded by IOCL, Indian Oil Corporation Limited. It connects Motihari in India to Amlekganj in Nepal. It was inaugurated in 2019. Energy Corporation. Okay. Next point is hydropower cooperation. India and Nepal recently signed an MOU to develop West Seti and Seti River. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको हम डेवलप करेंगे, और साथ ही में वी हैव अग्रीड टू टेक फॉरवर्ड द सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट ऑन कोसी रिवर। वेस्ट सेती रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है कर्नाली रिवर की, लोकेटेड इन द फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल। और प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, महाकाली ट्रीटी, अपर कर्नाली प्रोजेक्ट, अरुण 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ लिखे हैं। कल्चर के केस में देखिए, कल्चर तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो कल्चर के केस में आप ये लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर जो है, इसको सेटअप किया गया था काठमांडू में, ताकि शोकेस किया जा सके बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर को। आप ये भी जानते हैं जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। तो ये आप बुद्धिस्ट जो हमारा लिंकेज है या स्वामी विवेकानंद सेंटर, ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आप जानते हैं किस तरह से कल्चर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता जा रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी। आप जानते हैं कि जो भी एंटीकिटीज हैं उसको हमने वापस यूएसए से लाने का, और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है इंडिया की डिप्लोमेसी में। सो राइट अबाउट कल्चर फॉर श्योर, आपको याद भी होंगी बहुत सारी चीज़ें तो। लेकिन कुछ मेजर इश्यूज हैं इंडिया नेपाल के रिश्तों में। सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट जो हमने देख लिया, दूसरा चाइनीज इन्फ्लुएंस। आप जानते हैं चाइना ने कैसे अपने इकोनॉमिक क्लाउड को एनहांस किया है, एक्सपैंड किया है नेपाल में भी, कैसे थ्रू प्रोजेक्ट्स अंडर BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ओके, आप ये भी जानते हैं चाइनीज इंटरफेरेंस होती है नेपाल की पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर नेपाल के जो लोग हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इंडिया की भी इंटरफेरेंस है नेपाली पॉलिटिक्स में। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस 2015 के जो मधेसी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो बहुत सारे जो नेपाल के कुछ हाइपर जो आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट लोग हैं, सो दे सॉर्ट ऑफ आर वेरी अवर्स ऑफ इंडियाज इंटेंशंस। ट्रस्ट गैप, तो आप जानते हैं इंडिया के केस में ना ये ट्रस्ट गैप ऑलमोस्ट हर किसी के साथ, ईरान के केस में भी हमने यही देखा, अब हम नेपाल के केस में भी यही, हम श्रीलंका, मालदीव्स के इंडिया के जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की पेस है ना वो बहुत स्लो है। तो ये एक अच्छी बात नहीं लगती। ओके, हमारे पार्टनर्स को वी मस्ट वर्क ऑन इट, वी कैन वर्क ऑन इट, वी हैव गॉट सच अ गुड इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज, वी मस्ट वर्क ऑन इट। पॉइंट नंबर 3 आई थिंक, इट्स पॉइंट नंबर 4, सिक्योरिटी इश्यूज तो होंगे ही, जो पोरस बॉर्डर्स हैं उसकी वजह से, और जो काउंटरफीट इंडियन करेंसी आप जानते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोरखा इश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये बात पता है। लेकिन उससे पहले मैं बाकी दोनों पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं हमारे दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। देन कम्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। देखिए
नेपाल की रिक्वेस्ट है काफ़ी सालों से कि जो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये इसे थोड़ा रिवाइज किया जाए। ये पता नहीं किस सेटअप में साइन की गई थी, अब समय और है और उसमें इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है इस ट्रीटी के थ्रू। हम थोड़ा एक डिसएडवांटेज पे दिखते हैं, हमें छोटा देश समझा गया है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन इंडिया हैज़ बिन वेरी casual about it. We haven't really taken it very seriously. So these are the issues that Nepal faces. अब हम आते हैं गोरखा इशू, जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। देखिए अगर हम बात करें कि आई वुड रीड इट फर्स्ट. Relations came under strain when Nepal government blocked recruitment of Nepalese Gorkhas for Indian Army's Gorkha Regiment, claiming that the Agnipath scheme violated the 1947 tripartite agreement signed between the two countries and the UK. ओके, तो देखिए पहली बात तो ये जो स्कीम है जिसको अग्निपथ स्कीम, ये एक मॉडिफाइड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, आप जानते हैं, ठीक है, जिसपे हमें आर्म्ड फोर्सेस को रिक्रूट करना है, इंडिविजुअल्स बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर। आप जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि इसका प्रपोजल ये था कि ओनली 25% ऑफ द टोटल रिक्रूट्स विल बी रेगुलराइज्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस, यानी कि 4 साल सर्विस में बिताने के बाद केवल 25% लोग ऐसे होंगे जिनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाएगा, मतलब उनकी जॉब कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो बाकी क्या होंगे, बाकी बचे हुए जितने जो 75% लोग हैं वो कुछ नहीं होंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ऐसा जो प्रोटेस्टर्स थे उनका भी कहना था। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेपाल ने उठाई थी। ओके, तो देखिए जब अग्निपथ स्कीम आई, देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो गोरखा बटालियन है उसका जो 60% है वो नेपाल कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि नेपालीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और 40% इंडियन गोरखास। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि जो नए रिक्रूटमेंट्स होने थे उसको नेपाल टाइम टू टाइम, फर्स्ट राउंड में उन्होंने ब्लॉक किया पहले 1 जुलाई में, फिर उसके बाद सेकेंड बारी आया फरवरी में, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने ब्लॉक किया 2022 में। तो ये तब से ब्लॉक ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नेपाल की एक साफ सीधी सी बात है कि ये जाता है 1947 के ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के खिलाफ, जिसमें आप, हम और यूके इन्वॉल्व था। तो देखिए नेपाल का ये कहना है कि ये जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है ये 3 चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करता है। 3 मेन पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के। पहला कि नेपाली रिक्रूट्स जो हैं उनको आप मर्सनरीज की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। दूसरा, जो नेपाली रिक्रूट्स होंगे उनकी पे और एमोल्यूमेंट्स सेम होनी चाहिए नेटिव सोल्जर्स यानी कि इंडियन सोल्जर्स के ही तरह। तीसरा और लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का कि जो उनकी रिक्रूटमेंट है वो किसी भी तरह से एक थ्रेट नहीं होना चाहिए नेपाल की खुद की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, यानी कि वहां जाके ट्रेन किया, इंडिया में रिक्रूट किया और फिर इंडिया के खिलाफ और नेपाल के खिलाफ ही तुमने लड़ाई कर दी। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बेसिकली हमको थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि यार अग्निपथ स्कीम से तो ना ही पहला पॉइंट हम ना उनको मर्सनरीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना ही दूसरा पॉइंट हम तो उनको वही पे देंगे जो हमारे इंडियंस को भी तो उसी तरह से रिक्रूट कर रहे हैं। ये थोड़ा नेपाली जो है सिर्फ उनको 4 साल के लिए, फिर उसके बाद रेगुलराइज होंगे नहीं होंगे वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी मेरिट पे एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो सबके लिए है। लेकिन नेपाल को दिक्कत है तीसरे पॉइंट से। नेपाल का ये कहना है, जो ऑफकोर्स आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी कहते, जो ऑपोजिशन में थे उनको भी कहते सुन सकते थे अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। ठीक है, तो क्या कहते थे वो कि, और वही नेपाल ने भी पॉइंट उठाया कि 4 साल के बाद सिर्फ 25% जो लोग होंगे उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाएगा। तो मतलब जो बचे हुए लोग हैं जिनको मिलिटरली ट्रेन किया जा चुका है, जिनके एनर्जी को अब चैनलाइज किया जा चुका है, वो क्या होगा, जो इतनी हेविली ट्रेन हो चुके हैं, जो आप समझ रहे हैं, तो वो विदाउट जॉब विदाउट पेंशन कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो टेररिस्ट बन जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी को ही थ्रेटन कर दे। तो यही पॉइंट इंडिया की ऑपोजिशन भी उस समय उठाया करती थी, ये बात आप जानते हैं। तो इस वजह से नेपाल ब्लॉक कर रहा है अग्निपथ स्कीम में रिक्रूटमेंट को। ओके, वेज क्या है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है स्ट्रेंथन करने के लिए रिलेशंस? एम्फसाइज कीजिए डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स पे, ई गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कोलैबोरेशंस, bilateral mechanisms लेके आइए टू डिस्कस contentious issues such as border disputes. ओके, तो यहाँ पे देखिए इंडिया बांग्लादेश जो मॉडल था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, हम उसको एक एग्जांपल देख सकते हैं कैसे जो एनक्लेव्स थे हमने वो बहुत ही इजीली ट्रांसफर कर दिए बांग्लादेश को एंड ऑल ऑफ दैट।
तो ये कुछ भी नहीं है, एनहांसमेंट ऑफ एयर कनेक्टिविटी, रिविजिटिंग फ्रेंडशिप ट्रीटी, वी मस्ट डू दैट एज रिकमेंडेड बाय एमिनेंट पर्सन्स इज वेल. सो व्हाट्स द हार्म? ओके, ऑर्गेनाइज कीजिए जॉइंट कल्चरल इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स. आप जानते हैं नेपाल में कितना क्रेज है इंडियन सिनेमा को लेके, बॉलीवुड को लेके. They watch our movies and they're so excited about Indian cinema all the time. So if that is the case, we must hold film festivals, organize joint film festivals, etc. आप जानते हैं कितने सारे नेपालीज हैं जो इंडियन सिनेमा में हैं, कितनी सारी वेब सीरीज में आप देख सकते हैं. सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. China's rising influence in Central Asia. Now this is again a very important topic, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली होस्ट किया था C+C5 समिट. कहाँ पे? एक सिटी में जिसका नाम है शियान. ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे C का मतलब है चाइना, C5 का मतलब है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है, तो आप जानते हैं जो शियान डिक्लेरेशन है जिसको साइन किया गया, जिसमें एक जो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है कि चाइना और सेंट्रल एशिया के जो फ्यूचर रिलेशंस होंगे वो कैसे होंगे, किस पे निर्धारित होंगे. तो ये डिक्लेरेशन भी लॉन्च की गई और लीडर्स ने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम और रीजनल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड. अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट समिट नहीं थी, फर्स्ट C+C5 जो समिट थी वर्चुअल फॉर्मेट में पिछले साल हो चुकी थी, विच वॉज टू कोमेमोरेट 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज. सो दिस वॉज द फर्स्ट फिजिकल सॉर्ट ऑफ समिट. ओके, आप ये भी जानते हैं कैसे चाइना बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया में BRI की मदद से. और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो है क्या, क्रक्स क्या है, सेंट्रल एशिया, राइट. तो ये चीज़ अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या है इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया. व्हाई इज इंडिया कंसर्न? इंडिया भी तो इतनी कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में इनरोड्स लेने की, तो अच्छी बात है, सब ले लो वहाँ पे इनरोड्स, क्या दिक्कत है हमें. तो सबसे बड़ी दिक्कत तो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, राइट. तो चाइना का जो प्रेजेंस है वो हमको थ्रेटन करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी इन्फ्लुएंस लिमिट हो जाएगी उस एरिया में और इंडिया के कुछ बहुत खास स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहाँ लाए करते हैं. ओके, अब आप जानते हैं तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में जो सेंट्रल एशियन रीजन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरेना की तरह इमर्ज किया है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस की कंटेस्टेशन चल रहे हैं. मतलब रशिया भी वहाँ इन्फ्लुएंस चाहती है क्योंकि रशिया तो एक बॉर्डरिंग नेशन है. ठीक है, और रशिया भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज अगेन वही चीज़ मैं रिपीट करूंगी, IR में कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज नहीं होते. आज हमें दिख रहा है कि रशिया के साथ सिर्फ चाइना खड़ा है तो हमें लगता है ये हमेशा से ही दोस्त थे, कम्युनिस्ट भी थे और ये इसलिए दोस्त हैं ये वो. ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी भी दो बॉर्डरिंग नेशंस पक्के दोस्त हुए आज तक? कभी भी नहीं. तो वैसे ही रशिया चाइना भी कभी पक्के दोस्त थे ही नहीं, ये भी दुश्मनी थे एक टाइम पे एक तरह से. लेकिन आज है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, चाइना का दुश्मन सेम है, रशिया का सेम है, तो दोनों दुश्मन सेम हो गए तो चलो दोस्त बन गए हैं. ठीक है, तो अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करें तो चाइना के लिए सबसे बड़ा इरिटेंट रशिया ही हुआ करता था, क्योंकि चाइना इन्फ्लुएंस, देखिए रशिया का तो एक नेचुरल इन्फ्लुएंस है ना सेंट्रल एशिया में, क्योंकि इसका बैकयार्ड है, उसकी सॉफ्ट बेली है सेंट्रल एशिया. लेकिन चाइना वहाँ पे इन्फ्लुएंस लेने लगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. तो रशिया को ये बात पसंद नहीं आती थी, चाइना को ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि चाइना तो देखिए मनी माइंडेड है प्रॉपरली. चाइना को वहाँ पे दिखते हैं बड़े सारे रिजर्व्स क्रिटिकल मिनरल्स के, और चाइना एक इलेक्ट्रॉनिक हब है. तो ये दिक्कतें इनके बीच में थी, आज नहीं दिखती वो अलग बात है. तो ये दोनों कंट्रीज USB, टर्की, ईरान, यूरोप, EU सब इन्फ्लुएंस चाहते हैं अपना सेंट्रल एशिया में. सबसे पहली बात तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जिनको आज तक कभी अनकवर ही नहीं किया गया. ओके, क्रिएट्स इकोनॉमिक कंपटीशन फॉर इंडिया. आप जानते हैं क्योंकि जो सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है. चाइना सबका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑलमोस्ट, जहाँ पे भी इंडिया चाहती है कि वो दोस्त बने. लेकिन अगर हम इंडिया का कंबाइंड ट्रेड देखें सेंट्रल एशिया के साथ, तो इट्स ओनली $2 billion, विच इज मच लेसर देन चाइनाज $32 billion. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए जो चाइना का BRI है
साथ में और जो प्रोजेक्ट सीपैक के तहत चल रहे हैं और जो सीपैक का नया प्रपोजल है और इनविटेशन है बाकी कंट्रीज को कि आओ आप भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही थोड़े ना, और भी आ सकते हैं लोग, है ना। तो ये सब कुछ जो चल रहा है इट इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया की खुद की कनेक्टिविटी प्लान्स है सेंट्रल एशिया के साथ, और इंडिया बेचारे के केस में सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि इंडिया की एक फिजिकल कनेक्टिविटी नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करती सेंट्रल एशिया के साथ। वो उसको होके जाना पड़ेगा पाकिस्तान के बीच में से, और पाकिस्तान हमें पसंद नहीं करता, तो फिर उसके बाद हमारे बीच में जो पाकिस्तान का गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर चाइना भी वहाँ बैठा है और चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो दीज आर द थिंग्स जो और कॉम्प्लेक्स कर देती हैं चीज़ों को। तो कनेक्टिविटी इज़ अ कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप जानते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, कजाकिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, तुर्कमेनिस्तान हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। सो इफ वी वांट एनर्जी सिक्योरिटी विच एवरीबडी वांट्स एट द मोमेंट, तभी तो यूरोपियन यूनियन जो है, जो पहले गैस लिया करती थी रशिया से, फिर रशिया ने वो गैस पाइपलाइन सैबोटाज हो गया और ये सब कुछ, फिर यूरोपियन यूनियन भी तो इधर उधर डाइवर्सिफाई करेगी, तो तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया उसमें से एक रीजन है। इंडिया भी चाहती है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया के पास खुद का ऑयल तो है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ है इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया। तो अच्छा, इतना कुछ हमने देख लिया कि इंडिया चाहता है कि अच्छे रिश्ते हों सेंट्रल एशिया के साथ, तो हमने आज तक किया क्या है फिर? इसलिए हमने इम्प्रूव की है अपनी कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। कैसे? हमने रेनोवेट किया है छाबार पोर्ट। छाबार पोर्ट बाईपास करता है पाकिस्तान को, ओके। तो इसीलिए जो छाबार पोर्ट है वो हम चाहते हैं ईरान के थ्रू आगे सेंट्रल एशिया में भी एंटर करें। और हम जो फास्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं INSTC को, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो समथिंग, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके। और जो हम मेंबर बने हैं अशगाबाद अग्रीमेंट के, जो तापी पाइपलाइन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो भारत की एग्जिस्ट करती है 2012 से, ये ब्रॉड बेस्ड framework है which involves political, economic, security and cultural connections. India recently hosted the first India Central Asia Summit as well. तीसरा पॉइंट है कमिटमेंट टू एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड एक अलग चीज होती है, लेकिन नेबरहुड के आगे वाले जो नेबर्स हैं वो भी हमारे नेबर्स हैं, बस एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना हमारी फैमिली है एक, फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली है, दूर के रिश्तेदार, तो वैसे ही दूर के रिश्तेदार भी तो रिश्तेदार हैं, वैसे ही एक्सटेंडेड नेबर्स भी नेबर्स हैं। तो ये चीज़ हमारी एक एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम इनफैक्ट अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी रखते हैं, अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें, ठीक है। तो वो हमारे हम आप ये भी जानते हैं कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स को, अपने डिप्लोमेटिक गोल्स को, तो वहाँ सेंट्रल एशिया फिट होता है। बायलेटरल एंगेजमेंट्स, आप ये भी जानते हैं इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स साइन किए हैं कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ, और सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किए है कजाकिस्तान के साथ। इंडिया का जो इंटरनेशनल टेक्निकल एंड कॉपरेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन है ITEC, ये प्रोग्राम अट्रैक्ट करता है यंग प्रोफेशनल्स को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कितने सारे सेंट्रल एशियन या अफ्रीकन वहाँ पे नेशनल्स आपको आपके कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के रूप में मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड हॉस्टल एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका से आए होते हैं। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, आप जानते हैं जो SCO में या जो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडिया, सीका, तो ये हेल्प करती है इंडिया को टू मेंटेन रेगुलर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल एशियन रीजन। और डेवलपमेंट असिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक फुल फ्लैश्ड मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेवलपमेंट एड के ऊपर, डिजास्टर एड के ऊपर, इन तरह की चीज़ों में आप लिखिए कैसे मालदीव्स को, नेपाल को, बांग्लादेश को हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, वैसे ही आप यहाँ का एग्जाम्पल भी लिखिए सेंट्रल एशिया का, कैसे जो $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है अनाउंस्ड बाय इंडिया, इट इज एम्ड एट हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। देखिए हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो दिखे, विजिबली बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा है, तो दिखेगा कि अच्छा ये इंडिया ने बनाया है, इंडिया तो हमारा दोस्त है ना। तो ये चीज़ है वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया।
अब देखिए क्या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में ऑलरेडी हिस्टोरिकल कल्चरल सिविलाइजेशन बॉन्ड्स हैं तो क्यों उसको अनलीश नहीं कर रहे हम? हमारे बीच में इतने क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एशिया इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप. सो वी मस्ट value it and we must try hinting at it. फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस. तो रिसेंटली जो लॉन्च किया है इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, इट कैन हेल्प प्रमोट बिजनेस लिंकेजेस विच इज वेरी गुड. ओके, एंड फैसिलिटेट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन. एक दूसरे की कंट्रीज में अगर बिजनेस करना है तो क्या टैक्सेशन सिस्टम है, क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, क्या टैक्स हॉलीडेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को, ये सब कुछ पता होना चाहिए. और वही इसीलिए इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल बनी है. कनेक्टिविटी, आप जानते हैं यहाँ पे सजेशंस दी जाती हैं कि इंडिया शुड प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर पीपल एंड ट्रेड इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान से तो होके नहीं जा सकते, तो एयर कॉरिडोर्स बना दो. ठीक है, जैसे हमने अफगानिस्तान के लिए किया था, क्योंकि अगेन पाकिस्तान आ जाता है, तो वैसे ही इनके लिए क्यों नहीं किया जा सकता. एक्सप्लोरिंग अदर सेक्टर्स, बाकी सेक्टर्स हैं उसमें भी एडुकेशन, टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, वी कैन एक्सप्लोर दैट इज वेल. रोल ऑफ इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स इन मीटिंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स. देखिए ये वही उसका एक आप कह सकते हैं जो वियतनाम को हमने INS किरपाण गिफ्ट किया. ठीक है, ये एक पॉइंट है, लेकिन कैसे हम जो डिफेंस है अपनी फॉरेन पॉलिसी का उसको बनाते जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और खास यहाँ कुछ भी नहीं लिखा. ओके, 75 years of Universal Declaration of Human Rights, UDHR. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में कितनी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है. ऑलमोस्ट हर एक अच्छा राइट जो आप सोच सकते हैं, राइट्स तो अच्छे ही होते हैं, पर जो भी आप सोच सकते हैं कि ये राइट, ये फंडामेंटल राइट, DPSP टाइप, ऐसा कुछ भी जो आप सोच पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में UDHR में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. UDHR में ऑलमोस्ट हर राइट लिखा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव जो चलाया गया एक साल के लिए, ये फाइनली दिसंबर 2023 को कंक्लूड होगा, जिससे हम मार्क करेंगे 75th एनिवर्सरी ऑफ UDHR. ओके, कुछ राइट्स जो यहाँ लिखे हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. सब इक्वल हैं, सबके इक्वल हक हैं. जब आप एक इंसान के रूप में पैदा हो गए, ये UDHR का कहना है, तो कुछ राइट्स आपको बाय बर्थ मिल गए. जस्ट बिकॉज आप ह्यूमन है, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न ह्यूमन, यू गेट सर्टेन राइट्स एंड दोज आर ह्यूमन राइट्स. नोबडी कैन स्नैच दैट अवे फ्रॉम यू. इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुछ जो कैदियों के पास भी तो कुछ राइट्स है ना, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो ह्यूमंस हैं. हम कोई नहीं होते किसी की राइट्स छीनने वाले. आई होप यू गेट माई पॉइंट. तो हर इंसान इक्वल है, फ्री पैदा हुआ है. No one shall be held in slavery or servitude. No one shall be subjected to torture. All are equal before the law. This is, Article 14 also. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Economic, social, and cultural rights such as these are DPSPs. Right to social security, health, adequate housing. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy. This is Article 21. Okay. I'm connecting Indian Constitution with UDHR. मोर ऑन न्यूज 2023 की ये थीम क्या है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल. ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव का, कंट्रीब्यूट करना टू चेंज एंड कॉन्क्रीट प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड इन द प्रेमाइसिस फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी. कि ग्राउंड लेवल पे चेंज आए ना, तभी तो इतने सारे इनिशिएटिव्स, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं इस इनिशिएटिव के तहत. ओके, 3 गोल्स हैं इस इनिशिएटिव के, प्रमोटिंग यूनिवर्सैलिटी एंड इंडिविजिबिलिटी, looking to the future, bolstering the human rights ecosystem. I think not important. You must be reading about human rights in UDHR. यही बस आपको पता होना चाहिए और कुछ खास यहाँ important नहीं है. ओके, ठीक है, वही लिखा है कि ह्यूमन राइट्स क्या है. ह्यूमन राइट्स पे अगर आपके GS2 पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है दीज आर यूनिवर्सल राइट्स इनहेरेंट टू अस ऑल रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, सेक्स, national or ethnic origin, culture, religion, language, or any other status. They range from the most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health, and liberty.
ठीक है, तो जो UDHR है जिसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में, ये फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की और उसको बोला कि यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इन राइट्स को, दो इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, पर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रीलिम्स में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है UDHR पे। ठीक है, तो ये जो डेक्लेरेशन है ये आउटलाइन करते हैं 30 राइट्स ऑफ फ्रीडम को दैट बिलोंग टू ऑल। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग, नॉट बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग, 30 राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू ऑल। अब आप जानते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ओके, कि UDHR और इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स सेम नहीं है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में कुछ चीजें आती हैं जिसमें UDHR एक चीज है। ठीक है, तो UDHR plus 2 covenants they together make international bill of rights। और दो क्या चीजें हैं UDHR के साथ? इंटरनेशनल covenant for civil and political rights and international covenant for economic, social and cultural rights। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है UDHR का? स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, declaration has provided the foundation from which a wealth of other legally binding human rights treatises has been developed। You know very well, preamble सब कुछ UDHR से इंस्पायर्ड है। सॉरी, स्ट्रेंथन सिटीजंस, ओके, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, तो ये सब कुछ तो बहुत ही आम है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को ही बड़ी सारी प्रेजेंट चीजें थ्रेटन करती हैं, जैसे पॉवर्टी। देखिए राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन राइट्स को इंजॉय करने के लिए पॉवर्टी का ना होना भी तो जरूरी है ना, जीना भी तो जरूरी है। राइट्स हैं तो क्या करें हम, लेकिन बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो पॉवर्टी है उसकी इरेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन, जस्ट ओवर 18%, live in acute multi-dimensional poverty across 110 states और countries। मतलब किसी ना किसी तरह की पॉवर्टी, किसी को न्यूट्रिशनल पॉवर्टी होगी, किसी को डिजिटल पॉवर्टी होगी, किसी को कुछ की बहुत सारी इस तरह की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें जी रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, देखिए हक एग्जिस्ट करता है लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो उस हक का क्या करें हम। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है। Climate change, as of 2022, at least 8.7 million people in 88 countries and territories were living in internal displacement as a result of disasters, जिसे हम climate emergency भी कहते हैं। तो ये सब कुछ will also threaten human rights। okay? Wars, conflicts, terrorism, ये जो यूक्रेन वॉर है, बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे इसकी वजह से कितने लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, वो रिफ्यूजीज बन गए, इमिग्रेंट्स बन गए। तो ये people flowing to fleeing to more than 100 million for the first time on record। तो ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का पे ब्लॉट है। फूड इनसिक्योरिटी, राइट टू फूड इज अ ह्यूमन राइट, राइट। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये एस्टिमेट करता है कि मोर देन 345 मिलियन पीपल फेस हाई लेवल्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन 2023। दैट इज मोर देन डबल द नंबर इन 2020। देन कम्स विमेन्स राइट्स, देन रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस हेट्रेड, जो एक्सट्रीमिज्म है या जो फोबियाज एग्जिस्ट करते हैं रिलीजन के नाम पे, LGBTQ+ राइट्स, वायलेंस बाय अथॉरिटेरियन रेजिम्स, अपने ही लोग। देखिए स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट का कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन को बचाने वाली है गवर्नमेंट। अगर मैं उसमें से दो कंपोनेंट्स उठा के बोलूं, तो जब जो गवर्नमेंट बचाने के लिए बनी है वो अपने ही लोगों को प्रताड़ित करना शुरू हो जाए, जैसे म्यांमार, तो वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर अथॉरिटेरियन रजीम ह्यूमन राइट्स पे सबसे बड़ा ब्लॉट है। ओके, सो वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोटेक्ट कीजिए, एम्पावर कीजिए इंडिविजुअल्स को। देखिए एम्पावर, सबसे पहली बात तो जो ह्यूमेन ट्रीटमेंट है ये सब कुछ तो ठीक है, पहले उनको अवेयर कीजिए कि आपके पास हक हैं, कुछ बहुत सारे हक हैं, इनफैक्ट आपको पता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। और साथ ही में ये एक पॉइंट यहाँ लिखा है, आई डोंट नो व्हाट योर पॉइंट, व्हाट योर स्टैंस इज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यूनिवर्सल अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, इरेडिकेशन ऑफ टॉर्चर एंड क्रूएलिटी, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। Building resilient, inclusive and democratic societies, safeguarding fundamental freedoms both offline and online, promoting a global system, collective responsibility, सिविल सोसाइटीज़ की, प्राइवेट एंटिटीज़ की, इंडिविजुअल्स की, गवर्नमेंट्स की, ठीक है, ताकि सबको एक लिविंग रियलिटी मिल सके इन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स एडुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे। हम डोंट वरी, जो बीच का टॉपिक वो एक मेंस रिलेटेड डिस्कशन है जो हम करेंगे, पर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस पर्टिकुलर मैगजीन का, दिस लार्ज फॉर्म कंटेंट, यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। ओके, क्योंकि यूएस ने फॉर्मली रीजॉइन किया है, यानी कि कभी तो इन्होंने छोड़ दिया था यूनेस्को को, फिर अब रीजॉइन किया है यूनेस्को को 5 ईयर की एब्सेंस के बाद, ठीक है, बाय प्रपोजिंग कि हमारा जो ड्यू अमाउंट है मोर देन $600 मिलियन का वो हम पे कर देंगे। तो यूनेस्को के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे WHO, वैसे ये यूनेस्को है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंट्रीब्यूट करती है पीस एंड सिक्योरिटी को बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है इनका मोटो है, देखिए आप खुद देख सकते हैं ना, वर्ड्स क्या क्या है, एडुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एडुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल एरेना में एक क्वालिटी आ सके, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन हो सबके लिए, तो पहली बात है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके, जितने भी इमर्जिंग सोशल और एथिकल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। तो अगर हम देखें कॉम्पोजिशन, तो सेक्रेटेरिएट जो है यूनेस्को का, विच इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, तो इम्प्लीमेंट करता है ये जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डिसीजंस को, ठीक है। सेक्रेटेरिएट होता ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन पर्पसेस के लिए है। ओके, अवार्ड्स क्या हैं यूनेस्को के? कुछ अवार्ड्स हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। फिर यूनेस्को फेलिक्स पीस प्राइज होता है, जो प्रमोटिंग पीस के लिए दिया जाता है लिविंग इंडिविजुअल्स को, एक्टिव इंस्टीट्यूशंस को। ओके, अब आप ये भी जानते हैं जो यूनेस्को है, इट इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। 3 यूनेस्को मेंबर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसे कि ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर members of UNESCO as well, which is not true. फिर ये भी आ सकता है कि all UNESCO members are United Nations member, which is also not true, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है। यूनेस्को के मेंबर हैं लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स नहीं हैं। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? कुक आइलैंड्स, नियू एंड पैलेस्टीन। ये यूनेस्को के मेंबर्स हैं लेकिन यूएन के नहीं हैं, अगेन रिपीटिंग। फिर उसके बाद आता है 3 ऐसे यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जो यूनेस्को के मेंबर नहीं है। देखिए अब यूएस तो बन गया, खैर, तो पहले यूएस भी हुआ करता था इन 3 में से एक, तो एक इजराइल था, इजराइल तो अभी भी है, इजराइल, यूएस और लाइechtenstein, ठीक है। तो ये एक जर्मन स्पीकिंग नेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली यूनेस्को के, बेसिकली अगली क्या आएगा, वो ऑल वाले स्टेटमेंट आप इग्नोर कीजिएगा कि वो सही नहीं है उस केस में, ओके। अब देखिए यूएस और यूनेस्को की थोड़ी ये देख लेते हैं कि क्यों ज्वाइन रीज्वाइन ये क्या करते रहते हैं। तो क्यों बेसिकली यूनेस्को ने 2018 में पहली बात तो, क्यों यूएस ने यूनेस्को को छोड़ा, पहली बात देखिए 2011 में यूएस ने क्या किया, फंड करना बंद कर दिया, जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो करनी बंद कर दी यूनेस्को को। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन को यूनेस्को की मेंबरशिप दे दी गई, ठीक है। तो 2011 में अभी सिर्फ फंडिंग बंद हुई है, नथिंग मोर देन दिस। फिर जब आपने फंडिंग बंद कर दी, इसराइल ने भी फंडिंग बंद कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने फंडिंग बंद कर दी तो 2013 में आपने वोटिंग राइट्स खो दिया आपने। तो 2013 में यूएस ने अपने वोटिंग राइट्स खो दिए क्योंकि दे वर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। कम्स 2017, ठीक है। तो 2017 आता है, फिर मिस्टर ट्रम्प हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए आप तो बायस्ड हो, और आप जो एंशिएंट जूइश साइट्स हैं जिसके जूइश नेम्स हैं, तो आप उसको पैलेस्टीनियन हेरिटेज साइट्स कैसे बोल सकते हो? आप अपने उसमें लिख रहे हो लिस्ट में कि पैलेस्टीनियन हेरिटेज साइट्स हैं, कैसे? ठीक है। तो यूएस ने कहा कि देखिए हम 2018 में खुद को विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्मली, ओके। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ 2018 में कि यूएस ने खुद को विड्रॉ किया था, ये दूसरी बार हुआ। इससे पहली बार हो चुका था 1984 में,
1984 में यूएस ने पुल आउट किया था खुद को यूनेस्को से, साइटिंग मिसमैनेजमेंट, करप्शन, कि आप सोवियत इंटरेस्ट को एडवांस कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन 1984 में विड्रॉ करने के बाद 2003 में खुद को दोबारा रीजॉइन भी करवा लिया था। तो बेसिकली क्या है, 1984 में पहली बार विड्रॉ किया, फिर 2003 में दोबारा रीजॉइन किया, फिर 2018 में विड्रॉ किया, फिर दोबारा 2023 में हम फॉर्मली रीजॉइन करते हैं, इनको देख रहे हैं। लेकिन अब रीजॉइन कर क्यों रहे हैं, रीजंस फॉर यूएस रीजॉइनिंग, है ना, क्योंकि यूएस को अपनी सॉफ्ट पावर को असर्ट करना है, रीअसर्ट करना है। ठीक है, यूनेस्को एक राइट फोरम है टू रीअसर्ट द सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस ओवर द अदर मेंबर कंट्रीज। और वो कोई भी, देखिए ये आप कह सकते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का शिफ्ट है, जो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेना और डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लेना, डब्ल्यूटीओ में इलेक्शंस ना होने देना, अपॉइंटमेंट्स ना होने देना, बेसिकली उसके डिस्प्यूट मैकेनिज्म में, ये सब कुछ ट्रम्प की पॉलिसी थी, क्योंकि ट्रम्प वॉज वे टू हार्श अबाउट इट कि नहीं ये सही नहीं है, आप बायोस हो, आप ये हो। लेकिन कम्स बाइडन एंड ही इज रिवर्सिंग सम ऑफ द ट्रेंड्स। एक ही चीज़ है जो बाइडन ने मेंटेन की है, वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है ट्रम्प की, इनफैक्ट उसको आगे लेके गए हैं। लेकिन वो यूनेस्को में भी दोबारा खुद को उन्होंने रीजॉइन करवाया, फिर डब्ल्यूएचओ में भी दोबारा फंडिंग शुरू की, पेरिस एग्रीमेंट में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज पे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है ज्वाइन करने का, रीजॉइन करने का यूनेस्को को, कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है यूनेस्को में, और ये बहुत ही विजिबल है। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि उनके लार्जेस्ट फंडिंग मेंबर बन चुका है चाइना अब यूनेस्को का, यूएस के यूएस की एब्सेंस की वजह से। तो अब इतना बड़े आप फंडिंग मेंबर बन गए, तो बाकी जो साइट्स हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फेवर किया जा रहा है, तो ये सब कुछ विजिबली दिख रहा है। टू इम्पार्ट इट्स रोल इन न्यू स्टैंडर्ड सेटिंग में, बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडुकेशन में यूएस चाहता है कि वो मेंबर हो, वो खुद को मानते ही हैं कि हम अभी भी कभी हट ही नहीं सकते सुपर पावर के उससे, तो स्टैंडर्ड सेटिंग के उस प्रोसेस से खुद को कैसे विड्रॉ कर लें। ठीक है, लेकिन देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कंट्री को एडमिशन चाहिए यूनेस्को, तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो देखिए आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन जाते हैं, तो आपके पास राइट है मेंबरशिप का यूनेस्को की। अब मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैरीज विद इट द राइट टू मेंबरशिप ऑफ यूनेस्को। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में पढ़े और आपको लगे कि एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो प्रोसेस होता होगा। दैट्स नॉट ट्रू। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यू हैव अ राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनेस्को एज वेल। स्टेट्स, लेकिन जो यूएन की मेंबर्स नहीं है, तो ऐसे तो मतलब जो यूएन के मेंबर्स नहीं है, फिर वो कैसे मेंबर बन गए यूनेस्को के? क्योंकि और भी एक तरीका है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो रेकमेंड कर सकती है। कैसे रेकमेंड करेगी? जनरल कॉन्फ्रेंस में 2/3 ऑफ द जो मेजोरिटी वोट है, 2/3 मेजोरिटी वोटिंग से किसी मेंबर को रेकमेंड कर दो, वो बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़। टेरिटरीज दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब लेकिन कहीं ऐसी टेरिटरीज भी होती हैं जिसको कोई और गवर्न कर रहा है, वो एसोसिएट मेंबर्स की तरह उसको इंक्लूड किया जा सकता है यूनेस्को में। ओके, लेकिन वो क्या रूल्स उन पे अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो फिर बोर्ड डिसाइड करता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो यूनेस्को फेस कर रहा है। मिसमैच इन मेंबर प्रायोरिटीज। ईच यूनेस्को मेंबर स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, पॉलिटिकल एजेंडा, परसेप्शंस ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क। दिस इज द केस विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक हर कोई अपनी तरह से चलाना चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये मिसमैच तो हर चीज़ में ही रहेगा। फिनेंशियल वॉज विड्रॉल ऑफ यूएस अलोन, जब यूएस ने खुद को विड्रॉ किया तो 20% ऑफ द फंडिंग जो बॉडी को होती थी वो चली गई, है ना। तो फिर जो उसके गोल्स थे उसके लिए कम पैसे अवेलेबल थे, वो कई गोल्स उन्होंने छोड़ दिए, फिर मिसडायरेक्ट समझ रहे हैं, वो डायरेक्शन से हट गए, टारगेटेड गोल्स चले गए। रिड्यूस्ड फोकस ऑन एडुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलोकेशन की जा रही है एडुकेशन को, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम 18 to 15% ऑफ द ओवरऑल बजट। ये 2018 से 2022 के बीच में हुआ है। तो मतलब जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी एडुकेशन, क्वालिटी एडुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अभी ऊपर हमने पढ़ा, आपका ध्यान वहाँ से हट रहा है ना। साइटिंग द रिड्यूस फोकस ऑफ यूनेस्को अदर ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए वही चीज़, क्योंकि आपका ध्यान तो हट रहा है, तो फिर एडुकेशन के सेक्टर में और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, जो आपका जो फंक्शनल आप कह सकते हैं प्लेस है ग्राउंड लेवल पे, उसने ले ली, जैसे द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एडुकेशन।
इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको आप केपेबल नहीं हो पाए प्रोटेक्ट करने में। यूनाइटेड नेशंस की ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये दिक्कत है। कहने को यूनाइटेड नेशंस पीस सिक्योरिटी ये सब के लिए आया था, लेकिन कोई वॉर रोक पाए? वो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन का, रोक पाए? कुछ नहीं कर पाए। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि सही से ऑर्गेनाइजेशन के कोई वही नहीं है, गाइडलाइंस ही नहीं है। हर कोई को पावर पॉलिटिक्स वहां पे खेलनी है। यूएस इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, सबको अपना ध्यान है। तो ऐसी इसी ध्यान में आप बामिया बुद्दास जो हैं, जो अफगानिस्तान में डिटोरिएट किए गए एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आपने तो नहीं प्रोटेक्ट करा उनको। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, जो कंट्री होती है ना, कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट है वही अपने एरिया का बता देती है कि हम कह रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दो। आपके पास खुद की कोई बॉडी ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, खुद का कोई प्रोसीजर नहीं है एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने का, विच इज सो बैड। ओके, और राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? और कंट्रीब्यूशन और डेवलप्ड कंट्री से, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर आप बनाना चाहते हैं ताकि यूनेस्को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे फुलफिल कर सकें। दूसरा, रीवैम्प इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर हेरिटेज साइट, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एनहांस पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन। तो ये हमने देख लिया। अब हम लास्ट जो टॉपिक है वो फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं मेरे एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स को मीट करने में। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी गोल्स क्या है इंपॉर्टेंट? कि हम अपने डायस्पोरा के साथ एंगेज करें, अपने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है हमारी कंट्री को, उसको बचा के रखें उन थ्रेट्स से। इंश्योर करें कि जो इंडिया की वॉइस है, हमारे कंसर्न्स हैं, वो सबसे हाईएस्ट ऑफ ग्लोबल फोरम्स पे सुने जाएं और हमारा इन्फ्लुएंस हो वर्ल्ड ओपिनियन पे भी। और हम क्रिएट करें एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कॉन्ड्यूसिव है हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे गोल्स हैं, फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव, जो हम बढ़ चढ़कर रिसेंटली निभा रहे हैं या ले रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने गिफ्ट किया इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू वियतनाम। ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं आउटराइटली, तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया उस हर कंट्री को एंगेज कर रही है जो चाइना को बहुत पसंद नहीं करता कहीं ना कहीं, जैसे वियतनाम और भी कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो वी आर रियली वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ नेशंस। तो वही वियतनाम और चाइना वॉर आप जानते हैं वो सब कुछ हुआ। तो इसी केस में हमने INS किरपान उनको गिफ्ट किया, विच ऑफ कोर्स वुड boost Vietnamese fleet. More about the news. Experts point out that India has expanded its activities of military cooperation. Yes, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फुल फ्लेज्ड मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन, humanitarian assistance, contribution to UN peacekeeping forces, etc. in the recent times. Please elaborate, or something like that. तो आप हर चीज़ का एक सब पार्ट बनाइए और उस पर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो करंटली अगर हम देखिए, इंडिया की डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट्स है ओवर 53 कंट्रीज के साथ। जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है 2020 भारत की, ये रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, और ये इंक्रीज करना चाहती है एक्सपोर्ट्स इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको बेसिकली इस टाइप की डिफेंस कॉपरेशन को हम डिफेंस डिप्लोमेसी कह सकते हैं। ओके, कि हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कॉपरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज एंड फैसिलिटेटिंग अ कलेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू एडवांस म्यूचुअल इंटरेस्ट। हम बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे यूएस के साथ युद्ध अभ्यास, बहुत सारी, अभी हमने सूर्य किरण देखा नेपाल के साथ, ही बहुत सारी इस तरह की एक्सरसाइजेस हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, आप जानते हैं कैसे हमने ऑपरेशन दोस्त, जो अर्थक्वेक हिट टर्की और सीरिया का रीजन था, वहाँ ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट किया। कैसे हम इन तरह के चीज़ों में, देखिए हम अच्छे हैं ही हैं नेचुरली ना, इंडिया का तो वासुदेव कुटुंबकम है ही ना गोल। तो ये ऑपरेशन दोस्त तो ना ही मैं केवल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और इस पर्सपेक्टिव से देखूंगी, आई थिंक ये रिफ्लेक्स था। तो ऑफ कोर्स वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट नो मैटर व्हाट वी गेट इन रिटर्न। कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन जो रीजनल एंटाई टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स में इंडिया निभा रहा है। तो लिंकेज क्या है डिफेंस कॉपरेशन फॉरेन पॉलिसी में? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। देखिए डिफेंस कॉपरेशन प्ले करता है बहुत ही क्रूशल रोल हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को अचीव करने में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन, जो स्कोप है इंटरनेशनल ट्रेड का, फिनेंस का, कम्युनिकेशंस का,
कि कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो इम्पैक्ट करते हैं, राइट? जैसे क्रिप्टो करेंसी, शेयर कंपनीज। तो इस चीज़ में भी हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट लेके आते हैं, टेररिज्म, रोल ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज। अब आप जानते हैं, देखिए हम कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, टेररिज्म पे बात होती ही होती है। क्यों होती है? वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हर तरह के ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करें। तो ये एक चीज़ है, रोल ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। Power, politics, the international structure and role of a country in international system has a positive correlation. Of course, देखिए एक कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी जो हार्ड पावर है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बेनिफिट। और देखिए सबसे पहली बात ना, हम अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं जो मटीरियलिस्टिक उस पर बने हुए, यानी कि कुछ हमारी प्रेजेंस है उनकी लाइफ में, ठीक है, हम कुछ उनको अपने जेट्स बेचें, कुछ भी बेचें, जो भी बना रहे हैं। इसके बेनिफिट क्या है? इन्हांसमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी, strengthening relations, capacity building of armed forces, boost to defense industry, research and development, confidence building. Okay, thank you so much. Please like the video.